बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। उम्मीद है कल संडे आपका अच्छा गुजरा होगा और आप घरों में ही रहे होंगे। और जैसा कि कल हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान की तरह शहर लाहौर में भी सूरज ग्रहण के मनाज़िर देखे गए और बहुत ज़्यादा लोगों को एहतियात का कहा गया। तो उम्मीद है आप सब लोगों ने एहतियात भी बरती होगी और अल्लाह ताला का जिक्र भी किया होगा, क्योंकि ये वो वक्त है जिसमें बार बार कहा जाता है कि अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से इस वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी इसी अमर की है कि हम अल्लाह ताला के हुजूर तौबा इस्तग़फ़ार करें। इससे ज़्यादा बेहतरीन अमल कोई भी नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सब के गुनाह माफ़ करे, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। सबसे पहले जान लेते हैं शहर का मौसम कैसा रहेगा। जुनेद ने हमें ज्वाइन किया। जुनेद, बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं। मौसम शदीद गर्म है और अभी भी शहर लाहौर में हम देख रहे हैं गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, तो प्रेडिक्शन क्या की जा रही है? मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है और इसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में जो है इजाफा देखा जा सकेगा। और अगर हवाओं की बात की जाए तो आज भी हवाएं जो हैं वो चलेंगी, लेकिन उनकी रफ्तार जो है वो 15 से। थैंक यू सो मच। मौसम की सूरत हाल आप हमें बता रहे थे, जुनेद हमारे साथ मौजूद थे और मौसम कैसा रहेगा आपने ये जाना। आज की टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। लीड स्टोरी क्या है डेली सिटी 42 की मैं आपको बताऊंगी। पेट्रोल के बाद फर्नेस ऑयल की भी किल्लत, बिजली का बहरान पैदा होने का खदशा। 24 घंटे में मजीद 33 शहरी जाम बहक, कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़ने लगी। आम आदमी की मुश्किलात का अजाला, हमारी तरजीह हर काम मेरिट पर होगा, वजीर आला सुभान गुस्ताफ। करोड़ों की आमदन देने वाली मैक्लोर रोड टूट फूट का शिकार। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सिप्रा साहब, क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का करम, आप बताएं। अल्लाह ताला का शुक्र है। सबसे पहले तो संडे था कल, आप लोग ड्यूटी पर मौजूद होते हैं, मुझे बताइएगा कल शहर में मनाजिर आपने क्या देखे? क्योंकि एक तो हमने कल देखा कि सूरज ग्रहण था, तो कुछ लोग घरों में महदूद होकर रहे होंगे, क्या मनाजिर थे कल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस कौम को कोरोना वायरस नहीं डरा सका तो आप सूरज ग्रहण की क्या बात कर सकती हैं कि वो घरों पे महदूद रहे होंगे। लोग तो बच्चों के साथ निकले हैं, वो तो पिकनिक मनाने निकले हुए थे बच्चों के साथ। हाँ, लिबर्टी मार्केट, आपके मुख्तलिफ जो पार्क्स हैं उनमें फैमिलीज के साथ लोग आए थे और उनको था कि सूरज ग्रहण जो लग रहा है ये एक फेस्टिवल होने जा रहा है, हम इसको देखेंगे। हालांकि जो हमारे माहिरीन थे, तिब्बी माहिरीन, वो ये कह रहे थे कि हमें घर पे बैठना है, हमें इनको सूरज की शुआओं को नहीं देखना, ये मतलब सारी जिंदगी का रोग जो है वो बन सकता है। लेकिन उसके बावजूद मैं वही कह रहा हूँ कि इतना बड़ा जो अजाब इलाही हम लोगों पे मुसल्लत हुआ है, उसके बावजूद हम लोग घरों तक महदूद नहीं हुए। हुकूमत भी कह चुकी, रियासत ने लड़ाई भी कर ली, रियासत ने सख्तियां भी कर ली, सारा कुछ कर लिया। उसके बावजूद आज तक लाहौर शहर में मार्च के पहले हफ्ते के अलावा, एक हफ्ता कहूंगा, उसके अलावा आपको किसी जगह पर नहीं लगता कि हम लोग घरों तक महदूद हुए हैं। तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि सूरज ग्रहण की वजह से लोग घरों पर बैठेंगे? यानी कुछ भी हो जाए, हम लोगों के रवैये नहीं बदल पा रहे हैं, बार बार लोगों तक ये मैसेज भी पहुंचा रहे हैं, उसके बावजूद भी लोगों के रवैये नहीं बदल रहे, तो फिर ये हालात कहीं से भी हमारी फेवर में नहीं जाएंगे। फिर हम जिस तरह से मुश्किल वक्त में हैं, आगे भी मुश्किल वक्त में जाएंगे जब तक हमारे आपके सबके रवैये तब्दील नहीं होंगे। खैर, मौजूदा सूरत हाल पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम लीड स्टोरी की तरफ जाते हैं। लीड स्टोरी हमारे पास है जी, पेट्रोल के बाद फर्नेस ऑयल की भी किल्लत है, बिजली के बहरान का खदशा पैदा हो गया है, लाइट ऑलरेडी नहीं आ रही। अगर सूरत हाल ये रही तो हम कहां स्टैंड करते हैं, बताइएगा सिप्रा साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, अब मुल्क जो है ना हमारा वो बहरानों का शिकार होता जा रहा है। आपकी इकोनॉमी जो इफेक्ट हुई है वो तो है, वो एक साइड इशू है, आप उसको रख दें। उसके बाद देखें, पेट्रोलियम मसनूआत पूरी दुनिया में क्या हशर नशर उसका हुआ है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारे यहाँ अगर कीमतें कम की हैं, चलो हुकूमत कहती है कि हमारा क्रेडिट है, चलो अवाम पे या कौम पे आपने एहसानकारी दिया है तो आपको मिल नहीं रहा। तो ये सारी चीज, अब लाहौर शहर में फिर भी कहीं ना कहीं जाकर आपको पेट्रोल मिल जाता है। आप मज़ाफात में या दीगर इजला में चले जाएं तो आपको 50 रुपए मोटर बाइक के लिए मिलेगा और 100 या 150 रुपए का। और लोग तो दुहाई देना शुरू हो गए हैं कि आप महंगा कर दें, अगर इस तरह से उनकी जलालत पेट्रोल मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। मेरे अजीज व अकारिब हैं, वो लोग आए हैं वहां से, कुहाट से,
तो वो 200-300 रुपए, इससे ज्यादा किसी ने पेट्रोल नहीं दिया सारे रास्ते। मुझे बताएं कि जो आपका 9 घंटे का सफर है वो आपने 13 घंटे में किया है, सिर्फ पेट्रोल लेते करते ये सारी चीजें। बात ये है कि हुकूमत अगर संजीदा हो, हुकूमत चाहे कि हमने अवाम को सच्चा रिलीफ देना है और सही मानी में हमने रिलीफ देना है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप ना हो। मुझे बताएं वो रिपोर्ट कहां गई जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इसका पेट्रोल बहरान खत्म कर देंगे। खैर, हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि बहरानी कैफियत क्या हो रही है। उसी पेट्रोलियम मसनूआत से ये भी मुंसलिक है कि आपकी 70% जो बिजली की पैदावार है वो हम लोग फर्नेस ऑयल से करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जिस पर आपने बड़े बड़े केसेस भी बनाए हैं, अरबों खरबों की आपने करप्शन भी कही है, लेकिन उसके बावजूद ये वही पावर हाउसेज हैं जिनकी बुनियाद पर आज भी हम लोग बिजली बना रहे हैं, और उन्हीं से ही महंगे दामों, चाहे वो पुराने मुआहदे हैं चाहे आप नए मुआहदे कर लें, ये वही मुआहदे हैं जिनके तहत आज हम बिजली बना रहे हैं। अच्छा, बात आ गई कि एनटीडीसी, ये क्या है? नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी। ये वो कंपनी है जो लेस्को समेत तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कोटा देती है कि आप इतनी बिजली इस्तेमाल करें और उसके बाद सार्फिन तक पहुंचाएं। उन्होंने मुतादिद बार लेटर लिखे हैं और इस बात पर सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी को भिजवाए हैं कि हमारे पास जो पावर हाउसेज हैं उनमें फर्नेस ऑयल मौजूद नहीं है, और बिलखसूस लाहौर और फैसलाबाद के लिए जिनको हम लोड शेडिंग से लाहौर को बचाने की कोशिश करते हैं, जिन 2 पावर हाउसेज की मदद से, जिसमें आपका लिबर्टी टेक है और निशाद चूनिया है, इसमें स्टॉक ना होने के बराबर रह गया है। अगर आपने फर्नेस ऑयल की फराहमी को यकीनी ना बनाया तो सिस्टम कोलैप्स करेगा। अच्छा, फिर क्या है? एनटीडीसी को किस बात का खौफ है? एनटीडीसी को इस बात का खौफ है कि जनरेशन कम होगी, 500 केवी का या 220 केवी का जब सिस्टम कोलैप्स करेगा तो आपको याद होगा जो बिजली के बड़े ब्रेकडाउन होते हैं, ये वो बड़ा ब्रेकडाउन होगा। अच्छा। जिसको फिर उठाने में 8 से 10 घंटे आपको लग जाएंगे अगर आप उसको सिस्टम को बहाल करते भी हैं। तो एनटीडीसी को ये खौफ है कि हम लोगों पे आ जाएगी। आप मुझे ये बता दें, आपने कहा कि एनटीडीसी को ये खौफ है कि उन पे ये सब बात आ जाएगी। अभी हम पेट्रोल की किल्लत कब से देख रहे हैं, इस पर कुछ नहीं हो सका, बल्कि मुझे तो अब ये लग रहा है ये चीजें प्लान करके की जा रही हैं, और आगे भी अगर यही सूरत हाल रहती है तो फिर एनटीडीसी ने तो अपने ऊपर से मलबा हटा दिया, वजह बता दी कि क्या है और किसकी वजह से आगे बिजली की शदीद बहरान का हमें सामना हो सकता है। तो फिर अब शहरी क्या इसके लिए तैयार बैठे रहे कि बिजली जो है लोड शेडिंग वो अब मुसलसल होने वाली है? देखें, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लेटर लिखा है इसमें 6 मरतबा लेटर को मुसलसल लिखा गया है। 14, 15, 16, 17 जून को मुसलसल लेटर लिखे गए हैं कि स्टॉक खत्म हो रहा है, स्टॉक खत्म हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि आपकी सबसे बड़ी कंपनी मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी की, उसकी बात सुनने वाला कोई इख्तियार नहीं है, और जनरेशन जो है वो आपकी विफाकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये लोग, एक ने ट्रांसमिट करना है, दूसरे ने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी जो दरमियान में ये किरदार अदा करती है कि वो आपके पावर हाउसेज से बिजली उठाती है और आगे एनटीडीसी को देती है। बात यह है कि जब हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं होगी कि हमने लोड शेडिंग से बचाना है, हमने लोड शेडिंग वाले जो अजाब है उससे लोगों को निकालना है, और मौजूदा जो हालात हमारे चल रहे हैं इसमें मैं आपको बताऊं कि 2 पावर हाउसेज अगर आपके बंद होते हैं, लाहौर और फैसलाबाद इफेक्ट हो गया, तो आपका क्या ख्याल है कि मज़ाफात में छोटे इजला नहीं होंगे? वो तो पहले होंगे और वहां पे ज्यादा आपको लोड शेडिंग का सामना होता है, और अभी भी करना पड़ रहा है। अभी भी लाहौर शहर में मुख्तलिफ इलाकों में ऐसा होता है कि आपको गैर एलानिया तौर पर आपको फीडर्स बंद करना पड़ रहे हैं ताकि सिस्टम को बचाया जाए। सिस्टम को उस वक्त बचाया जाता है जब आपकी पैदावार कम होती है और आपकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। जब डिमांड ज्यादा हो गई, जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी डाउन होने का खतरा होता है, उस फ्रीक्वेंसी को मैनेज करने के लिए 49 हर्ट्ज पे मैनेज करने के लिए कहा जाता है कि हम लोग कुछ फीडर्स निकाल दें ताकि लोड कम हो। लेकिन अवाम का इससे कोई नहीं है, अवाम की जिम्मेदारी नहीं है। बैकएंड पे क्या क्या इश्यूज हैं, आप किस तरह उनको मैनेज कर रहे हैं और उसका हल आप किस तरह से निकाल रहे हैं। अवाम को तो सिर्फ ये पता है कि उनको 2-2 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना करना। मुझे बताएं, ये आप एक घरेलू कस्टमर है, एक कंज्यूमर है, उसको बिल आता है ना, उसको बिजली चाहिए, वो बिल आ रहा है, वो बिल जमा करवा रहा है। जब वो बिल जमा करवा रहा है तो उसको फिर बिजली भी मिलनी चाहिए। ऐसे ही फिर आप या फिर एक तरफ आप ऐलान ना करें कि हम लोड शेडिंग जो है वो नहीं होने देंगे, या पावर हाउसेज जो है इनको चलता रहने देंगे, ये सारी चीज हैं, या फिर आप अवाम को पहले इस बात से आगाह कर दें कि हम लोड शेडिंग में जाएंगे। अब लाहौर शहर में आपने 3 घंटे की लोड शेडिंग की है, थोड़ा टेम्परेचर हुआ है,
अभी तो 4200-4300 मेगावाट पे लेस्को खड़ी है। ये लेस्को पिछले साल 1400 मेगावाट पे गई थी, मतलब 5000 प्लस मेगावाट पे गई। अगर 700-800 मेगावाट और इसमें आता है तो फिर आपके ये पावर हाउसेज ईंधन नहीं है, उधर से आपकी डिमांड ज्यादा, तो इसका क्या मतलब सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, ऐसे आपको गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए विफाकी हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि ये फर्नेस ऑयल, अब पेट्रोल पंप्स पे तो चलो पेट्रोल नहीं मिल रहा, लेकिन जो बुनियादी जरूरत है और मौजूदा जो गर्मी की सूरत हाल है, इसमें बिजली की जरूरत है, इसमें अगर आप फर्नेस ऑयल को, और कितने पावर हाउसेज होंगे, अगर उस मकाम पर आप पहुंचाने में नाकाम हो रहे हैं, तो फिर मुझे बताएं कि अब हुकूमत का क्या मैं कसीदे किस तरह पढ़ूं? फिर इससे बड़ी नाकामी कोई नहीं है। तो फिर अगर हम वाकई, आपने सही कहा, फिर किस बात पे कसीदे पड़े जाएं? ये बिजली की सूरत हाल है। अगली खबर में ऐड करना चाहूंगी, उस पे लोग कह रहे हैं कि जी पेट्रोल की किल्लत का सामना है, हुकूमत इसका नोटिस ले। तो कब से हम कह रहे हैं हुकूमत नोटिस ले, हुकूमत तो इस पे नोटिस नहीं ले रही है और ना ही लिया जाना है। इसकी वजह से दीगर इशू जो है वो भी पैदा होते चले जा रहे हैं। फिर आगे भी बढ़ेंगे, हम अगली खबरों को भी डिस्कस करेंगे। सिप्रा साहब, कल बारिश भी मुख्तलिफ इलाकों में हुई, आंधी भी चली, फिडर स्ट्रिप की है, इसकी वजूहात मुझे बताएगा, इसकी भी कोई प्लानिंग है सच हमें कभी नजर नहीं आई है? इसकी प्लानिंग एक दफा हुई थी जब हमारे साबिक लेस्को चीफ थे वाजिद अली काज़मी साहब, उनकी ख्वाहिश थी कि आप लाहौर का सिस्टम जो ट्रांसमिशन सिस्टम है इसको अंडरग्राउंड हम लोग कर दें, या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसको अंडरग्राउंड कर दें। तो उस पे तकरीबन 200 अरब जो है वो कहीं पे काम भी हमने देखा कि लाहौर में होता भी है, भी हुआ भी है। आपने 132 केवी की ग्रिड स्टेशन जो है, जो लाहौर को दूसरा सर्किट दिया, वो अंडरग्राउंड से दिया। लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। हमारे यहाँ क्या इशू है कि हमारे जो बिजली के पोल्स हैं, ट्रिपिंग की क्या वजह क्या होती है, वजूहात आप पूछ सुन ले। हमारे पोल्स लगे हुए हैं, उन पे बैनर्स आपको मौजूद नजर आएंगे, उन पे रस्सियां लटकती हैं आपको नजर आएंगी, उन पे दरख्तों की टहनियां आपको नजर आएंगी। पूछने वाला तो कोई नहीं है। सही, ये सारी चीजें। अच्छा, बारिश आई, आंधी आई, आपका वही बैनर आपके ट्रांसमिशन लाइन के साथ जो है टकराया, सिस्टम जो है वो रिवर्स हुआ और उसके बाद ट्रिपिंग हो गया, आपका फीडर ट्रिप कर गया। बाज़ औक़ात आपके परिंदे जो हैं वो बैठते हैं, उसकी वजह से ट्रिपिंग होती है। बाज़ औक़ात आपके ट्रांसफार्मर जो है उसमें लीकी जाती है कहीं पे, तो ब्लास्टिंग होती है, उसकी बुनियाद पर आपके ये सारी चीजें मल्टीपल उसके इश्यूज हैं। इसका हल एक है मुझे, लेकिन मैं इस पे आता हूँ कि लेस्को 8 से 10 घंटे बिजली बंद करती है मौसम सरमा में, और उसको कहा जाता है कि तामीराती और तरक्कियाती कामों की वजह से हम लोग बंद कर रहे हैं। अगर आप लोग मेंटेनेंस के नाम पर बिजली बंद कर रहे हैं और उसके बावजूद आपकी मेंटेनेंस मुकम्मल नहीं होनी, और लोगों को बारिश हो, आंधी हो, मानसून का सीजन आने वाला है, इसमें इसका क्या मतलब है कि ट्रिपिंग के वाकयात जब होते रहेंगे तो इससे सार्फिन को तो मुसलसल बिजली नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुसलसल बिजली देने के लिए आपको सिस्टम को बेहतरी लाना होगी। अच्छा, अब जब ये चल रहा था तो लेस्को चीफ जो है उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है ओवरहेड है, ओवरहेड सिस्टम को चलाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। सही। उसके बावजूद हमने जितने सिस्टम कंस्ट्रेंट्स हैं उनको हमने खत्म किया है। जहाँ जहाँ पे हॉट स्पॉट्स हैं उनको कहा जाता है, उनको वो खत्म किया, 132 भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये रह जाता है। अच्छा, फिर कुछ ऐसे इलाके हैं जो आपके पोस्ट इलाके हैं जहाँ दरख्त हैं, आपकी GR1 जो है वो दरख्तों की कटाई नहीं करने देते। ऐसे मुतअद्दिल लेटर लिखे, इवन लेस्को चीफ ने उनकी रिक्वेस्ट की उनको कि हमें काटने दे, नहीं काटने दिए। सही। सिप्रा साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ये मसला मुझे लगता है ऐसे ही रहेगा, इसका हल निकालने की कोशिश भी की जा रही है, उस पर कोई ना कोई रुकावटें हाइल हो जाती हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे तो पेट्रोल की किल्लत पे हम बात करेंगे वापस आकर के बहुत सारे मसाइल इससे जन्म ले रहे हैं, लेकिन पेट्रोल की किल्लत जो है वो कम नहीं हो पा रही, इस पर प्लानिंग कोई क्यों नहीं की जा रही, कोई पूछने वाला क्यों नहीं है। बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। मुझे नहीं समझ आती कि अवाम कहाँ पर जाएं, लोग कहाँ पर जाएं, जो महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर हैं, जो भारी भरकम बिल अदा करने पर मजबूर हैं, लोड शेडिंग का उन्हें सामना है, पेट्रोल नहीं मिल रहा तो जगह जगह ख्वार होने पर वो मजबूर हुए हैं, चीनी अगर खरीदने जा रहे हैं तो शहरी मजबूर हैं, आटे की किल्लत का सामना है तो शहरी मजबूर हैं। अब इन सब चीजों को किसने ठीक करना है, किसने नोटिस लेना है? हर रोज ये चीजें डिस्कस करने का मकसद, हर रोज अखबारात की जीनत बनाने का मकसद कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कहीं पर आपको इंतजामिया के रिट, कहीं पर आपको हुकूमती रिट नजर नहीं आ रही। तो अब माफियाज जो हैं वो इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि इन चीजों को अब मेंटेन करना, बैलेंस करना हुकूमत के बस से बाहर नजर आ रहे हैं। सिप्रा साहब, क्या कहेंगे? ये पेट्रोल की शॉर्टेज जो है, मुझे इसकी वजह बता दे क्या है? इंतजामिया बेबस, हुकूमत बेबस, तो कौन करेगा ये सब ठीक? देखें, इस शॉर्टेज की बुनियादी वजह मैं आपको इस वक्त में अगर जिम्मेदारी डालूंगा ना, तो मैं आपके प्राइम मिनिस्टर पे डालूंगा, आपकी विफाकी हुकूमत पे डालूंगा।
आपके प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट भी दे दी गई और कहा गया कि कौन सी ऑयल कंपनीज जो हैं इससे फायदा उठा रही हैं और हुकूमत को आवाम को जो हुकूमत रिलीफ देना चाह रही है उसमें वो आड़े आ रही हैं, वो रुकावट बनी हुई है। आपने खबरों में चलवा दिया, प्रोग्राम्स हो गए बड़े बड़े के अरबों रुपए जो हैं वो ये करना चाह रहे हैं, ये कंपनीज के लाइसेंस मुअत्तल किए जाएंगे, जो जिम्मेदार होगा उसको कानून के कटहरे में लाया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सारे चले गए साहब, सबको किसी ने नहीं पूछा हालात जूं के तू हैं। इसका क्या मतलब है कि हुकूमत की रीट आपके पास खत्म हो गई है। हुकूमत अगर चाहे, मुझे ये बताएं, रियासत चाहे तो कुछ ना हो यहाँ पर, ये कैसे पॉसिबल है? ये मुमकिन, ये बात मानने वाली लेकिन एक इम्पैक्ट हमने ओवरऑल जो दे दी है ना, जो हमारे पास सूरत हाल है उसके मुताबिक हम देख रहे हैं कि हमें हुकूमती रिट कहीं नजर नहीं आ रही। तो फिर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि रियासत खुद नहीं ये सब कुछ चाह रही है। जिस मुल्क में आप कहें कि 260 रुपए किलो हम ईद पे गोश्त फरोख्त करवाएंगे और वो 360 रुपए फरोख्त होता रहे, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप तो, ये तो अरबों रुपए का पेट्रोल है जो रोजाना आना है और फरोख्त होना है, ये तो कारोबार है बहुत बड़ा। बिल्कुल। आप मुर्गी का गोश्त जो इसको कंट्रोल नहीं कर सके, इसका क्या मतलब है कि हुकूमत का अब लोगों को और माफिया जो है उनको समझ आ रही है कि हमने इसको किस तरह टैकल करना है, और माफिया के सामने अब रियासत बेबस होती दिखाई दे रही है और उसका प्रैक्टिकल और उसका अमली मुजाहरे जो हैं आपको नजर आ रहे हैं। आपके लाहौर के मुतादिद जो आपके पेट्रोल पंप्स हैं वो सुबह 7-8 बजे खुलते हैं, 4 बजे बंद हो जाते हैं, चाहे वो आपके गवर्नमेंट पीएसओ के पंप्स हैं, बंद हो जाते हैं। आपकी प्राइवेट कंपनी तो अपनी जगह पे उन्होंने वैसे ही बंद किए हुए हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। अब बात यह है कि जब हुकूमत चाहेगी कि इन पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल, अच्छा फिर ये एक और भी खबर गर्दिश कर रही है कि अब जो है वो 7 रुपए मजीद सस्ता करने जा रहे हैं, और अगर मजीद सस्ता होगा तो इसका क्या मतलब है कि जो 2-4 लीटर लब दो भी नहीं लगे, वो भी नहीं। बिल्कुल मतलब आप सही कह रहे हैं। ये हालात है ना। लोगों को खुशी होनी चाहिए कि सस्ता हो रहा है, उनको मिलेगा। अच्छा, अब वाकई आपने कहा लोगों को खुशी होनी चाहिए, लोगों को ये भी नहीं पता कि वो इस खुशी को सेलिब्रेट कैसे करें। इतने अरसे बाद आपको पेट्रोल इतना सस्ता मिल रहा है, तो अब ये खुशी भी मेरे ख्याल से लोगों के लिए खुशी नहीं रही है। देखो, वो इसलिए नहीं रही कि अगर आपके ज़राए आमदोरफ्त जो है जिस पर आपने ट्रेवल करना है वो उस पे आपको यकीन ही ना रहे। मतलब एक मोटर बाइक पे एक बंदा ऑफिस जाता है या कोई काम करता है, उसको पता है कि मुझे 50 रुपए 2 घंटे लग के लाइन में 50 रुपए का पेट्रोल मिलना है, तो क्या फायदा उसका। और सेकेंडली जो अभी आपने अपनी फैमिली की मिसाल दी है, मैं तो उससे इतनी परेशान रह गई हूं। मैं तो आपको बता रहा हूं कि 9 घंटे का सफर उन्होंने कुहाट से 13 घंटे में किया है, और जब पूछा उनसे तो क्यों लेट हुए, उन्होंने कहा जी कहीं से 200 रुपए का पेट्रोल लीटर मिलता था। कितनी परेशानी है, आप जब लॉन्ग रूट पे ट्रैवल कर रहे हैं, इस तरह की सूरत हाल रहे तो कितनी परेशानी है। खैर, ये तो सूरत हाल एक तरफ है, पेट्रोल की किल्लत हम हर रोज डिस्कस कर रहे हैं। अब चीनी की तरफ आ जाते हैं। चीनी की यहाँ पर जरूरत जो है 500 टन है शहर लाहौर में। अब सप्लाई उसके मुताबिक नहीं हो रही है, और जो लोग हैं वो ये दुहाइयां दे रहे हैं कि वो महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। उसके लिए भी उन्हें बार बार इधर उधर चक्कर लगाने पड़े। आपके सुपर स्टोर मालिकान कहते हैं जी अकबरी मंडी जाके उनसे पूछें, वो महंगी चीनी खरीद कर सस्ती कैसे फरोख्त करें। अब ये जो तमाम चीजों में खला आ रहा है, ना तो वहां कोई अकबरी मंडी जा रहा है, सुपर स्टोर मालिकान जो है उनकी अपनी रेट है। किस तरह अब इन हालात को बेहतर किया जा सकता है? मैं एक आपसे बात पूछता हूं, मुझे ये बता दें, आप लाहौर शहर जो है आपको पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, इसमें किसी चीज की आपको फरावानी नजर आ रही है? कोई शहर जरूरी है? कोई एक चीज? बिल्कुल नहीं। सब्जियां हैं तो वो आपको कहीं नहीं मिल रही हैं, चीनी है, ये बेसिक चीजें हैं जो हमने हर रोज इस्तेमाल करनी है, हर घर की जरूरत है। चीनी, आटा हर घर में इस्तेमाल होता है, सब्जी दालें हर घर में पकाई जाती हैं। अब इनको इस कदर महंगा कर दिया गया है कि पहले तो आपको धक्के खा खा के चीजें खरीदनी पड़ती हैं, और फिर महंगाई की वजह से वैसे ही आवाम की कमर टूट चुकी है। अच्छा, अब चीनी पर मुझे वो मुआहदा याद आ रहा है जिस पर कहा गया कि हम लोगों का एसोसिएशन के साथ एक मुआहदा हुआ है, और उस पे आपके बड़े बड़े मुआवनीन की जानिब से ट्वीट्स भी आए कि उनको पता है कि इमरान खान बैठा हुआ है और उनको ये करना पड़ेगा। ये तंजिया और तनकीद आपने की उन बड़े बड़े जो मिल्स मालकान हैं उनके साथ या एसोसिएशन के साथ मुआहदे करके। अब मुझे बताएं, अब कोई नहीं, अब हफ्ते बाद उनको कोई नहीं नजर आ रहा है कि इमरान खान बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ। बात यह है कि इस तरह के रवैये जब होंगे तो फिर अगला बंदा जिसने आपको बनाकर एक चीज देनी है, कारोबारी बंदा है, वो आपको मुश्किल में धकेलेगा। बजाय कि आप उनके साथ सही चलें, आप टेबल पर बैठकर डायलॉग्स करते हैं और अगले लम्हे सोशल मीडिया पे इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं कि अगला बंदा परेशान हो जाता है कि इंडोर कुछ और हुआ है और आउटडोर जो ये कर रहे हैं कुछ और है, वो यही हो रहा है। बिल्कुल। अब मुझे बताएं कि जब जखीरा अंदोजी होगी और उसके बाद मसनूई किल्लत पैदा की जाएगी। अब चीनी आपने कहा कि 70 रुपए में फरोख्त होगी,
मुझे कोई एक दुकान बता दें किसी गली मोहल्ले की जहां पर ये 83 रुपए, 82 रुपए, 81 रुपए इस पे वो फरोख्त हो रही है। तो फिर आपने क्या मुआयदा किया है? फिर आपने उसको किस तरह यकीनी बनाया कि शहरी सस्ती चीनी ले? अच्छा, चीनी का आपने स्कैंडल का आपने बड़े बड़े लीडरान को कहा जी हमने फारिग कर दिया है, हमने एहतसाब का रास्ता अपना लिया है। भाई एहतसाब के वक्त जब शुरू हुआ था तो 61 रुपए थी और एहतसाब जो है एंड हुआ है तो वो 83 रुपए पे हुआ है। तो हमें एहतसाब हो रहा है, एहतसाब का फायदा आवाम को क्या हो रहा है? बिल्कुल आपने भाई 20 रुपए 23 रुपए किलो के साथ बढ़ गई कीमत, तो सानों से एहतसाब का की फायदा। बात तो यह थी कि 62 पे एहतसाब शुरू हुआ है तो 52 पे आती, बिल्कुल ऐसे ही समझ भी आती कि आपने एहतसाब किया है। बात यह है कि एहतसाब और अदालतों में पेशियां और जेलों में डाल देना, इससे 22 करोड़ अवाम का पेट नहीं भरता, इससे खानदानों की कफालत नहीं होती। उस वक्त मामला ठीक होंगे जब एक शहरी को पता होगा कि मुझे अशाए ज़रूरिया एक मयार के मुताबिक, एक कीमत जो मुतय्यन की है उसके मुताबिक मिल रही है, तो फिर मेरा सिस्टम चलेगा। अदरवाइज आप नवाज शरीफ को, आप शहबाज शरीफ को, आप जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो को, जिसको मर्जी जेल में डाल दें, कैद कर दें, जिम्मेदार करार दें, बिल्कुल आपने सही कहा। हमें और आपको उसका कोई फायदा नहीं है। हमें सिर्फ उस वक्त फायदा है कि पेट्रोल सस्ता हुआ तो पेट्रोल मिलेगा, चीनी सस्ती हुई तो चीनी मिलेगी, सब्जी सस्ती हुई है तो सस्ती मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे लेकिन सिप्रा साहब ऐसा होगा नहीं, हम देख रहे हैं एहतसाब का ये जो सिलसिला ये भी चल रहा है, जो चीजें महंगी होनी है वो महंगी हो रही है, जो सस्ती की जा रही है उसके भी समरात आवाम तक नहीं पहुंच रहे हैं। ना तो कहीं इंतजामिया के रेट है, ना तो कहीं हुकूमत। फिर अब ये नाकिस प्लानिंग का नतीजा है या फिर ये लोग खुद नहीं करना चाह रहे? ये चीजें अब समझ से बाहर होती जा रही हैं, हमारी भी और आवाम की भी। अच्छा, या फिर ऐसा लगता है कि जब बैठ के डायलॉग्स होते हैं वहां कुछ और बात होती है। बिल्कुल आप आगे जब स्टेटमेंट देते हैं आवाम को, जब एतमाद में लेने की कोशिश करते हैं, जो कि अब एतमाद नहीं रहा, लोगों का उठ गया एतमाद, उस वक्त और स्टेटमेंट देती हैं। जब दो पार्टियों में इनडोर बैठकर डायलॉग्स होते हैं और एक बात होती है, तो मेरे ख्याल में दोनों पार्टीज की सेम स्टेटमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपकी एसोसिएशन कहती है कि हमें तो 500 टन मिलेगा तो हम इस 70 रुपए में, इसका क्या मतलब है कि जब मुआहिदा हुआ उस वक्त बात ये हुई होगी कि 500 टन योमिया अगर चीनी आएगी तो हम 70 रुपए में फरोख्त करेंगे। अब 8 टन या 7 टन आपको मिल रही है तो फिर आप कहेंगे 70, इसका क्या मतलब है कि किल्लत तो है, चीनी तो है नहीं। और जब किल्लत मसनूई हो चाहे कुदरती हो, जो भी किल्लत हो, उसका फायदा हमेशा माफिया उठाता है। माफिया को होता है उसका फायदा और नुकसान अवाम को होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। हम मजीद भी खबरें डिस्कस करेंगे। और अभी सूरत हाल ये है कोरोना वायरस की, जो कि बिगड़ती चली जा रही है। 24 घंटे में मजीद 33 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। केसेस की तादाद में भी मतवातर इजाफा हो रहा है। तो डिटेल्स डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ जाएंगे। और अगली खबर हमारे पास है, कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़ती चली जा रही है और कुल तादाद में आपको बताती चलूं 33,811 तक पहुंच चुकी है। हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, लोगों में किसी किस्म का खौफ नहीं है। सिप्रा साहब, जैसे कि आपने कल के हालात बताए हैं, मुझे बताएं किस तरह से हम इन हालात को कंट्रोल करेंगे। मैं तो अब एक्चुअली खौफ में मुब्तला होती चली जा रही हूं। मैं ऑलरेडी कहीं नहीं जा रही, ये हालात देख देख के आप और परेशान हो रहे हैं कि कहीं पर आपको स्मार्ट लॉकडाउन, सिलेक्टेड लॉकडाउन, उसके भी असरात नजर नहीं आ रहे हैं। अब हैंडसम आना है लॉकडाउन ना, अगला वो पता नहीं कब आता है, इंतजार कर रहे हैं हम उसका। सही बात यह है कि पूरी दुनिया ने हर चीज को बंद करके इस पर काबू पाया और हमने हर चीज को खोलकर इसका नुकसान उठाया। हमारे यहाँ यही है कि हम लोग सिर्फ एक ही वजह जो मुझे नजर आती है कि सिंध गवर्नमेंट ने पहले लॉकडाउन किया, उन्होंने ऐलान किया, उसके बाद विफाकी हुकूमत ने कहा कि नहीं लॉकडाउन हम नहीं करेंगे। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। मुझे बताएं कि एक एक स्टेटमेंट आपकी इनकी उठाकर देखें, किसी एक स्टेटमेंट में कहीं संजीदगी नजर आती है? यही आपकी सूबाई वजीर साहिबा जो हैं, आज से 2 महीने पहले इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा था कि सेहतमंद बंदा जो है वो मास्क ना पहने। आज आप ये बातें हम नहीं कर रहे, आम आदमी हम जा रहे हैं सब्जी की दुकानों में, हमारे अपने प्रोग्राम्स में हम देख रहे हैं, दूध दही की दुकानों पे जा रही हैं, लोग कंपैरिजन कर रहे हैं इन्हीं बातों का जिसका जिक्र आपने किया है। मैं वही, अच्छा आज आप कह रहे हैं कि अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो आप जाहिल हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आप अगर उसी वक्त कहते हैं कि अच्छा, फिर एक और भी स्टेटमेंट आई है किसी इनकी वजीर की कि 2 दिन पहले स्मार्ट लॉकडाउन लगा है और उसके बाद कुछ तादाद कम हुई। अल्लाह करे वो कम हो और हो, हमें इस पे दुआ गो होना चाहिए कि तादाद कम हो।
मुझे बताएं, स्मार्ट लॉकडाउन लगा और 2 दिन में तादाद कैसे कम हुई? भाई 14 दिन तो इंतजार कर लेते हैं इसका क्रेडिट लेने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जो पेशेंट है उसको 14 दिन तो लगने हैं, 2 दिन में तादाद कम हो गई जी। अच्छा, इससे आप 2 दिन आपने टेस्ट नहीं किए होंगे, आप उनकी संजीदगी का उनकी संजीदगी देखें कि आप क्या इस पे क्या क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। एक अजाब इलाही है, आपने उसको अगर तिब्बी तरीके से आप उसको देखते हैं, या आप इकोनॉमी को थोड़ा, इकोनॉमी के तो पहले बेड़े घर कुएं, आप उसको साइड पे रख दें, वो ठीक होती रहेगी। जब होगी पूरी दुनिया में ठीक होगी तो हमारी भी ठीक हो जाएगी। वो कोई इतना नहीं है, ठीक क्या होनी है जो भी होगी। बात यह है कि सेहत जो है उसको प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेहत को हमने पसे पूछ डाला, इकोनॉमी को हम माइनस पे ले गए। फिर फायदा क्या हुआ कि आपके लोग जो है वो दायरे फानी से कूच कर रहे हैं इस बीमारी की वजह से, उसके बावजूद हम लोग वहीं पर बैठे हुए हैं। आप लाहौर शहर की एग्जांपल ले लें कि 33,000 केसेस पे हम चले गए, और मेरे ख्याल में सूबा पंजाब के 50% जो केसेस हैं वो लाहौर शहर, लाहौर से, बिल्कुल। और लाहौर को आप उसका मरकज भी कह रहे हैं, और लाहौर की 4-5 गलियां बंद करके कह रहे हैं कि हम लोगों ने स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया, तो उसका कोई फायदा नहीं। आपने 4-5 गलियों का जिनका जिक्र किया है, वहां से भी हम लोगों को ये चीजें पता चल रही हैं कि खुद वहां पर जो पुलिस एहलकार ड्यूटी पर तैनात हैं वो लोगों को कह रहे हैं कि भाई यहाँ से रास्ता बंद है, आप दूसरी तरफ से चले जाएं। तो फिर वही ना, उन्होंने बैरियर लगा दिया, वो बंद करके बैठ गए। मुझे बताएं कि आपने ये जब इसका डाटा इकट्ठा किया और ये वो गलियां जहां से आपके पेशेंट निकले और उस वक्त टेस्ट आपने कर लिए, जिनके टेस्ट हो गए, जो रिकवर हो गए, घर आ गए, शायद एंटीबॉडीज भी बन गई होंगी, तो आपने वो फिर गलियां बंद कर दी। फायदा क्या होगा इससे? बिल्कुल सही कहा आपने। फायदा इससे होगा कि आप जो रशी एरिया आपका, मार्केट जो है आपकी, जहां पर लोग बड़ी तादाद में जाते हैं, लोगों का विजिट करते हैं, नजर आ रहा है, बिल्कुल जहां पर एसओपीज की रोजाना की बुनियाद पर हर लम्हे हर मिनट जो है उसकी वायलेशन हो रही है, आपको वहां जाना है। आपको बड़ी बड़ी गलियां बंद करके उसका कोई फायदा है, उनको कम करें ताकि इसको स्प्रेड होने से हम बचा सकें। अब मुझे बताएं, एक और मुश्किल वक्त अब आने वाला हम लोगों पे। आपके ठीक 1 महीना 9 दिन बाद आपकी ईद उल अज़हा है। ईद उल अज़हा, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, आप उसको ऊपर वाले 2 हफ्ते निकाल दें, 15 दिन के बाद आपको यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में जानवर, जो आपकी मवेशी मंडियां हैं, वो सजाई जानी है। बिल्कुल और वो होनी है नहीं होनी, गवर्नमेंट ने भी डिसीजन करना है। बात यह है कि वहां पर भी तो लोगों ने जाना है। आप सुन्नत इब्राहिमी के फरीजा की अदायगी के लिए, मेरा नहीं ख्याल कि आप रोक लेंगे कि मंडी मवेशियां जो है वो न लगाई जाए और लोगों को जानवर खरीदने की इजाजत न दी जाए। अब आपके पास को 20 से 25 दिन है। अब मेरे ख्याल में अगर 20 से 25 दिन गवर्नमेंट सख्ती करे और लोगों से अपील करे कि वो घरों तक महदूद हों और एक सख्त लॉकडाउन कर दे, तो मेरे ख्याल में जो ईद उल अज़हा है वो भी बेहतर तरीके से हमारी हो जाएगी। और उसके बाद देखें, उसके बाद जो हमारा मजहबी और भी आ रहा है मामला, वो मुहर्रम उल हराम आ रहा है। बिल्कुल आपने सही ठीक है, 1 महीने के बाद मुहर्रम है, वहां पे मजालिस भी हैं, जुलूस भी हैं। ये सारी चीजें हुकूमत पर प्रेशर आएगा। आपने ईद उल फित्र की शॉपिंग का प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया, बिल्कुल। आप जो हमारे मजहबी त्यौहार हैं, जो मजहबी फरीजे हैं, आप उनका प्रेशर किस तरह बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात यह है कि उसका सद्देबाब करने के लिए अब हुकूमत को कोई इस तरह की प्लानिंग करनी है कि ये जो बड़े और ये बड़ी अच्छी आपने ऑप्शन दी है। अभी हमारे पास टाइम है, ये इस टाइम को अगर हम यूटिलाइज कर लेंगे तो हमारे पास ईद तक हालात बेहतर हो सकते हैं। ये एक अच्छी ऑप्शन है। अदरवाइज मैं अगली खबर इसमें ऐड करना चाहूंगी, कोरोना के खिलाफ जहाद में लाहौर के 14 डॉक्टर भी शहीद हो गए हैं। अगर इस तरह से डॉक्टर मुतासरीन में शामिल होते चले जाएंगे तो हमारे ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्टर हजरात हैं जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि उनके पास सामान नहीं है, हिफाजती उनकी किल्लत है, फिर मरीजों के लवाहिकीन के रवैयों की शिकायत आती, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से डॉक्टर्स खुद बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब इस तरह से डॉक्टर्स इफेक्ट भी हो रहे हैं, तो हम किस तरह चीजों को मैनेज करेंगे? आपने 2 चीजें डिस्कस की हैं, आपने क्वेश्चन किया उसमें एक डॉक्टर्स और उनका सामान ना मिलना, और दूसरा आवाम का रवैया। पहले मैं डॉक्टर्स पे आता हूँ। आज से 2 से 2.5 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं डॉक्टर्स और वो कहते हैं कि हमें पीपीईज हैं वो नहीं मिल रही। ठीक है, अब वो उनकी बुनियादी जरूरत है। देखें, एक बंदा, हमें और आपको सबको जान प्यारी है ना, हम लोग ये प्रिकॉशंस लेकर बैठे हैं, सैनिटाइजर हाथ में क्यों है? कि हमें अपने आप को बचाना है। और एक बंदा जिसको ये पता है 110% कि ये जो पेशेंट है ये कोरोना से इफेक्टेड है और उसने उसके पास जाना है, बिल्कुल पास खड़े उसके ट्रीटमेंट करना है। अगर आपको उसको हिफाजती सामान नहीं देंगे तो उसका रिजल्ट यही निकलेगा। और उस वक्त जब गवर्नमेंट ने कहा कि ये सियासत कर रहे हैं,
ये जो हम प्राइवेटाइजेशन हेल्थ डिपार्टमेंट की करना चाह रहे हैं, इस पे ये ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। ये जो इनको हमने इनके लोगों को निकाला नौकरियों से, ये उनको बहाल करवाना चाह रहे हैं, ये उस वक्त की गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन ये 14 शोहदा का खून जो हुआ है, ये किस तरह, बिल्कुल, इसका क्या मतलब है कि आपने उसके ऊपर सियासत की और ये 14 डॉक्टर जो इस दारे फानी से कूच कर गए, ये आपकी सियासत की नजर हो गए। ठीक है, उन्होंने अपना फरीजा जो है अदा किया है, मसीहा हैं वो, अपना जब हलफ लेते हैं उसमें वो खिदमत का हलफ लेते हैं कि हमने खिदमत करनी है। लेकिन कुछ गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि इन लोगों को फैसिलिटेट करें। बिल्कुल नहीं किया तो देखें ये हालात है। अच्छा, फिर जो चल रहा था सोशल मीडिया पे बहुत दफा चला है कि लोग जा रहे हैं जी, उनके साथ डॉक्टर्स का रवैया ठीक नहीं है। मुझे ये बताएं कि वो पेशेंट जिससे आपके फैमिली मेंबर्स दूर हो रहे हैं, जिससे आपके दोस्त अहबाब अजीजो अकारिब दूर हो रहे हैं, तो उस पर जाकर आप डॉक्टर्स के रवैये को तनकीद का निशाना किस तरह बना सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसी बीमारी है कि आपको ले जाएंगे और आपको आइसोलेट कर देंगे और आपका ट्रीटमेंट होगा। आपको ना मिलने या इस तरह गलियों से पता चल रहा है कि जिन गलियों को सील किया गया है वहां पर आसपास लोग नहीं गुजर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो डॉक्टर्स जिनके पेशेंट, जिन्होंने जिस पेशेंट को देखना है, उनकी फैमिली के लोग पास नहीं है, ना कोई पास आने को तैयार है, तो फिर इन डॉक्टर से कैसे शिकायत की जा रही है। खैर, सीएम साहब की खबर में डिस्कस करना चाहूंगी। सीएम साहब ये कहते हैं कि जी आम आदमी की मुश्किलात का अजाला हमारी तरजीह है, काम मेरिट पर होगा। क्या कहेंगे सिप्रा साहब? देखें, आम आदमी की मुश्किलात हैं क्या? मेरे ख्याल में सीएम साहब को पता तो होगा, अगर वो टीवी पर आकर या अखबार में स्टेटमेंट ये भी साथ होती कि इनकी है मुश्किलात क्या है जी, इनको चीनी नहीं मिल रही सस्ते दामों, इनको पेट्रोल नहीं मिल रहा, इनको दालें नहीं मिल रही, इनको शायद ज़रूरियाँ नहीं मिल रही, और इनकी जो बाकी चीजों की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, तो ये मुश्किलात है। मुश्किलात तो ये हैं, तो इनका अजाला होता कहाँ आपको नजर आ रहा है? मुझे बताएं कि किसी जगह पर आपको ऐसा कोई इकदाम नजर आया है जिस पर आप कहें कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस बात पर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए इसका अजाला करने जा रही है? गोश्त आपसे कंट्रोल नहीं हुआ, चीनी आपसे बस में नहीं रही, आपके वुज़रा की मिलें हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, फिर आप किस तरह शायद उनके ख्याल में ना अवाम की ये मुश्किलात है ही नहीं। तो ये क्या मुश्किलात हैं? वही ना, अगर उनको पता होता, इदराक होता, शऊर होता कि अवाम को इन मुश्किलात का सामना है, तो फिर वो जिक्र ये ना करते कि अवाम की मुश्किलात तरजीह है। किन तरजीहात की बात की जा रही है? हुकूमत की तरजीह फिलहाल है क्या? सिर्फ कोरोना कोरोना, और वहां पर भी हम देख रहे हैं कि हर कोई परेशान नजर आ रहा है। डॉक्टर्स हैं वो परेशान हैं, नर्सेज हैं वो परेशान हैं, अवाम है वो परेशान है, तो फिर तरजीह क्या है हुकूमत की? मुझे बताएं, कोरोना भी तरजीह नहीं है। कोरोना अगर तरजीह होती तो हमें स्टेटमेंट ये ना सुनना पड़ते हैं कि ये माह अगस्त में भी जाएगा, माह सितंबर तक भी जाएगा। बिल्कुल सही, ये आपको स्टेटमेंट ना सुनना पड़ती। आपको बाकी लीडर्स जो हैं आपके ममालिक के, उनकी तरह स्टेटमेंट आती कि हम 15-20 दिन से हम देख रहे हैं कि हमारे ये लेवल आ रहा है, हम इसको खोलने जा रहे हैं। आपके मुस्लिम ममालिक जो मज़ाफात में है वो हर चीज को खोलने जा रहे हैं, लॉकडाउन के खात्मे का ऐलान कर रहे हैं। ठीक है, आप सऊदी अरब की मैं एग्जाम्पल देता हूँ, वहां क्या था कि आपके मतलब बड़े मजहबी मकामात हैं, आपका महवर मरकज है आपके दीन इस्लाम का, वहां पर कर्फ्यू लगा रहा। गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगाया और कर्फ्यू लगाने के बाद आज कल उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम कर्फ्यू और लॉकडाउन को खत्म करने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि इसका हल वही था। बिल्कुल, यहाँ भी वही होना चाहिए। यहाँ मार्केट्स बंद हों, सर आपकी ताजर बरादरी, मुझे बताएं, ताजर बरादरी को आप साथ लेकर बैठे 15 दिन के लिए, उन्हें कहें कि वो शटर डाउन हड़ताल करें और बंद करें, घरों तक बैठे, वो बैठेंगे। वो शटर खोलकर आवाम को अंदर नहीं लेकर जाएंगे। उनको पता है कि ये 15 दिन जो है हमें आइंदा वाले कई सालों के लिए फायदा दे जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अब हुकूमत की समझ नहीं आ रही कि वो गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है। अवाम का एतमाद उनसे उठ गया हुआ है, अवाम को एतमाद में हमने किस तरह लेना है। प्राइम मिनिस्टर साहब खिताब करते हैं, अगले लम्हे सोशल मीडिया पर तूफान बरपा हुआ होता है, उनके खिलाफ उनका मजाक उड़ाया जा रहा होता है। तो ये फिर जब कौम आपके साथ संजीदगी के साथ आपके साथ नहीं चलेगी तो फिर हुक्मरान जो है वो उनकी सोच की अक्कासी जो है आपकी पब्लिक में नजर आ रही होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी पब्लिक जब उसको तनकीद का निशाना बना रही होती है, इसका क्या मतलब है कि हुकूमत से उनका एतमाद उठ गया है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये हो रहा है, और ये हो रहा है, हालात हमारे सामने है। मैं इस चीज को यही कहना चाहूंगी कि हमें हुकूमत की समझ नहीं आ रही है और हुकूमत को खुद समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने क्या करना है। लोगों का ताउन भी कहीं पर नजर नहीं आ रहा, तो फिर हालात
हालात इस तरह से ही होंगे, फिर तरजीहात जो मर्जी कही जाए हुकूमत, हालात कहीं से भी हमारी फेवर में ना होंगे, क्योंकि ना हम चाह रहे हैं ना हमारे हुक्मरान ये चाह रहे हैं। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इस मुश्किल वक्त को आपने डील किस तरह करना है। अगली खबर ऐड करना चाहेंगे जिसमें बात यह की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है वो खदशा पैदा हो गया। पीटीआई के नाराज अरकान को मनाने का टास्क जुल्फी बुखारी या यावर अब्बास के सपुर्द किया जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखें, अब ये हालात क्या हैं कि काफ़ी दिनों से हम लोग सुन रहे थे। पहले भी एक दफ़ा हुआ कि 20-25 आपके अरकान असम्बली हैं, उन्होंने एक मीटिंग की और उसके बाद आपके सीएम साहब ने मुलाकात करके उनको मनाया। अब ज़्यादा जो जनूबी पंजाब की सियासत है वो और तरीके से है। लाहौर शहर की और सियासत है, आपके जनूबी पंजाब या मज़ाफ़ात की जो सियासत है उसका अपना रंग है। वो ख़ानदानी सियासत आप उसको कह लें, उसको शख्सी सियासत आप कह लें, शख्सियत की बुनियाद पर वोट दिए जाते हैं और वो सियासत जो है वो आपके थाने कचहरी की बुनियाद पर हो रही होती है। अगर आप अपने वोटर को थाने कचहरी और आपको उनको सोलंग, गलियां, नालियां पुख्ता आप फराहम नहीं कर रहे, तो इसका क्या मतलब है कि आपके वोटर ये समझ रहे हैं कि हमने जिसको एमपीए मुंतखब किया है ये हमारे फायदे के लिए नहीं है, ये डेरे पर बैठा भी रहे, हमारी बात सुनते भी रहे, हमें इसका फायदा नहीं है। आपके रूरल एरियाज में लोगों को उस वक्त फायदा होता है जब उनके आपके टाउन्स हैं, कस्बा है, उसमें ये चीजें मिले। इनको इस बात का शिकवा है कि हमें फंड्स नहीं मिलते, फंड नहीं मिलेंगे तो आप काम भी नहीं करेंगे और फिर क्या होगा, आइंदा उनका जो मुस्तकबिल है सियासत का वो खत्म हो जाएगा। अब फिर अच्छा, एक है कि विफाक में भी इस वक्त हलचल मची हुई है। मैंगल साहब के ऐलान के बाद वफाक में भी है, पंजाब में भी चल रहा है मामला, तो ये सुलझाने की कोशिशें तो हो रही हैं। अब जुल्फी बुखारी को दे दिया है उन्होंने और यावर अब्बास बुखारी साहब को कह दिया है कि वो 2 बुखारी आए हैं, वो हो गए इकट्ठे। अब देखते हैं किस तरह मनाते हैं। मान भी जाया करते हैं लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है वो खदशा उस तरह आपका तो फिर वो मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए बहुत खतरनाक। बिल्कुल ऐसे ही हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शहर लाहौर की कुछ रोड्स जो हैं मसरूफ तरीन वो टूट फूट का शिकार हैं। अब उनपे कौन देखेगा, वो तरजीहात हैं या नहीं है, वहां पर अवाम को मुश्किल है या नहीं है, वहां पर किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, किसने उसका हल निकालना है। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अगली खबर की तरफ जाएंगे। शहर लाहौर की ये मशहूर तरीन और मसरूफ तरीन रोड है मिकलोर रोड, जो कि टूट फूट का शिकार है। यहाँ पे गड्ढे भी हैं, मैन होल भी खुले हैं, हादसात भी हो सकते हैं। सिप्रा साहब बताइएगा क्यों इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा? देखें, वो दौर चले गए जब आपके रोड्स बना करते थे, आपकी शाहराएं जो हैं उनकी मुरम्मत, उनका पैच वर्क होता आपको शहर में नजर आता था, वो सारी चीजें होती थी। वो अब मेरे ख्याल में दौर वो चला गया। वो अब उसको तो मैं कहूँगा कि अब शायद वो किस्सा माजी बन गया है, क्योंकि वो तरक्याती काम होते थे, लोगों को नजर आते थे। मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया है कि आपको अरकान असम्बली या आपके जो मुंतखब आपके लोग हैं उनसे आपसे यही होता है कि आपका मोहल्ला, टाउन, कस्बा है, उसकी सड़कें ठीक हों, सीवरेज सिस्टम ठीक हो, बाकी मामला जो हैं वो टाउन के ठीक हों, किसी ने किसी को नौकरी तो दे नहीं लेनी, किसी के घर में राशन तो पहुंचा नहीं लेना, यही उनको मामलात होते हैं कि ये ठीक हो जाए। आप जिस रोड का जिक्र कर रही है मिकलोर रोड है, रोजाना करोड़ों रुपए का यहाँ कारोबार, बिल्कुल ऐसे ही। आपकी शीशा जो है मार्केट, और रोड के हालात हमारी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट यहाँ पर है, रोजाना पता नहीं कितने ट्रक्स आते हैं, कितनी गाड़ियां यहाँ से लोड अनलोड होती हैं। उसके बावजूद आप इस शहरा को, अच्छा फिर ये नहीं है कि सिर्फ मार्केट है, फिर देखें साथ में हमारे कॉलेजेस भी हैं, साथ में भी थोड़ा सा आए तो वही ऐवान है जहां पर हमारे लिए कानून साजी होती है और हमारे मुस्तकबिल के फैसले हो रहे होते हैं। वो मेरे ख्याल में 2 किलोमीटर का सफर या 1.5 का ही नहीं बनता, ऐसे ही। तो उस ऐवान से 1.5 किलोमीटर पर ये हालात हैं, तो फिर आपको मज़ाफ़ात में सैकड़ों किलोमीटर पर क्या हालात होंगे। बात यह है कि हुकूमत जिस प्रायोरिटी पे, जिस तरजीह पे आकर अगर कोई काम करेगी तो फिर है, अदरवाइज मेरे ख्याल में ना अब हुकूमत ने तो हाथ खड़े कर दिए, अब लोगों का भी हो गया कि बस ठीक है, किसे कर देता था ठीक है, नहीं हुआ तो कोई गल नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, लोगों को असल में पता चल गया है कि अब कुछ नहीं होना। जैसे आपने कहा है ना कि अब नहीं होगा, तो लोगों ने भी ये चीज कंफर्म कर ली है कि अब वो जितने मर्जी एहतजाज कर लें, जितनी मर्जी दुआइयां दे लें, कहीं पर उनके इलाके में तरक्याती काम तो अब नहीं होगा कोई। देखें, एहतजाज आज अगर माजी का आप देखें तो माजी में एहतजाज हुआ करते थे, उनके लोग सुनते भी थे, बिल्कुल ऐसे ही है। आज भी आपके लाहौर के कई ऐसे आपके इलाके हैं जहाँ सीवरेज ब्लॉकेज है, लोगों को परेशानी का सामना है, जहाँ वो और बहुत सारे मामलात हैं। मैंने वही कहा कि आम जो शहरी है उसको यही है कि उसकी गली मोहल्ला साफ होना चाहिए, वहां पर सारी चीजें ठीक होनी चाहिए, तो वो हम नहीं कर पा रहे।
अच्छा, जब ये गवर्नमेंट आई थी शायद उस वक्त भी इन्होंने यही कहा था कि ये सड़कें और ये शाहराएं और ये मोटरवेज जो हैं ये तरक्की के जो रास्ते हैं ये नहीं हुआ करते, ये नहीं हुआ करते। बिल्कुल। अच्छा भाई, आप बता दें जो रास्ते हुआ करते हैं, कोई मुझे भी तो पता चले ना। अब ये अच्छा, आज जो उन पर ट्रेवल करते हैं उन लोगों से अगर आप पूछें कि जिसने लाहौर शहर से निकलने के लिए जिसको 1.5 घंटा लगता था, अगर आज वो सियालकोट मोटरवे अगर महमूद बूटी या द्रोगावाला से लेता है तो उसका वो 3 घंटे का सफर जो है वो 1.5 घंटे में रह गया। ऐसे ही है, ठीक है, 2-4 घंटे वाला सफर आपकी शाहराहों पे 2 घंटे के रह गए। तो ये सारी चीजें हैं क्या, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका फर्क होता है अवाम को ही होता है ना, अवाम के लिए आप आसानियां पैदा करते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में और कुछ, आप कोरोना आपसे नहीं हुआ, मुर्गी का गोश्त तुसी नहीं कंट्रोल कर सके, चीनी हो तुम्हारे वास्तु बाहर हो गई है, कम से कम नालियां गलियां सान बना के दे दो। आखिरी यही रह गया कि आप वो करके दे दें ताकि लोगों का सीवरेज का प्रॉब्लम, साफ पानी का प्रॉब्लम, ये जो बुनियादी जरूरत है, चलो कम से कम आपने फंड्स रखे हैं, आप वो लगाकर ये करके दे दें। बाकी अवाम का अल्लाह वारिस है, शाम को खाना है, दोपहर को नाश्ता करना है, वो उनको मिल रहा है, रिस्क अल्लाह ताला ने लिखा वो उनको मिल रहा है। लेकिन जो आपके बस में है, जो मुझे लगता नहीं है कि आप करेंगे, बिल्कुल आपने सही कहा, बस में तो और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन ये करना नहीं चाह रहे हैं। असल में वजह सिर्फ यही है कि आपकी नाकिस प्लानिंग, आपकी विल कहीं नजर नहीं आ रही, जिसका खमियाजा हम और आप सभी मिलकर भुगत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिप्रा साहब आपका। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, आप शो में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। सेगमेंट शामिल कर लेते हैं जिसमें सबसे पहले डिफरेंट मोबाइल रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस और इसकी कीमत है जी, इसकी कीमत है 1,10,999 रुपए। हुआवे नोवा 7i 43,999 रुपए इसकी कीमत है। नेक्स्ट मोबाइल ओप्पो A9 और 39,999 रुपए में आप ये खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल है जी ऑनर 8S 18,999 रुपए। कंपैरेटिवली कोई सस्ता मोबाइल मुझे भी नजर आ गया, इसकी कीमत है ये, अगर आप खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। ये तो थे मोबाइल रेट्स, आपने जान लिया। आगे बढ़ेंगे, अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे जो कि है आज के भाव। जी, तो हमने अपने न्यूज सेगमेंट में डिस्कस किया है कि सस्ता आवाम के लिए कुछ मयसर नहीं है। सब्जियां हों तो वो महंगी हैं, मुर्गी का गोश्त हो तो वो महंगा है। तो मार्केट की सूरत हाल जानने के लिए हसन ने हमें ज्वाइन किया है। ओवर टू यू हसन। शहर में अगर सब्जियों, फलों और मुर्गी गोश्त की कीमत की बात की जाए तो कीमत में कोई कमी नज़र नहीं आती। और अगर सबसे पहले आज बात की जाए सब्जियों की कीमतों के हवाले से, तो सरकारी नेटनामा जो जारी किया जाता है उस पर भी अमल दरामद शहर के किसी भी इलाके में नहीं किया जाता। अगर कीमतों की बात की जाए तो आज भी शहर में जो लहसन है वो 250 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि अदरक जो है वो 350 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज जो है वो 30 से 40 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। आलू जो है वो 60 से 70 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह से घिया कद्दू और घिया तोरी जो है वो 80 रुपये से लेकर और 100 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। लीमू जो है वो 120 रुपये से लेकर और 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस तरह से खीरे जो हैं वो 60 से 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जबकि फलों की भी यही सूरत हाल है और फल जो है वो भी आम आदमी की पहुँच से दूर नज़र आते हैं। जबकि अगर मुर्गी गोश्त की कीमत की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज मुर्गी गोश्त की कीमत में 9 रुपये फ़ी किलो का इजाफा जो है वो कर दिया गया, जिसके बाद शहर में मुर्गी का गोश्त 270 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। और गुज़िश्ता 2 रोज़ में मुर्गी की गोश्त की कीमत में 16 रुपये फ़ी किलो का इजाफा जो है वो किया गया। इस हवाले से शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो कम अज़ कम अपने जारी करदा सरकारी नेटनामे के मुताबिक शहर भर में सब्जियाँ, फल और मुर्गी गोश्त की फ़रोख्त को यकीनी बनाएं ताकि आम शहरियों को, आम सार्फिन को महंगाई के इस दौर में रिलीफ मिल सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन, आप हमारे साथ मौजूद थे। और सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं ये आपने बताया। मीट रेट्स का जिक्र कर लेते हैं। ज़ैनत शॉप पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर बीफ पर केजी अवेलेबल होगा 633 रुपए में और बीफ मिन्स यहाँ पर आपको मिलेगा 899 रुपए में। और इसके बाद जी मटन मिन्स यहाँ पर अवेलेबल है 1403 रुपए में और मटन मिन्स आपको मिलेगा 1649 रुपए में। और अब चिकन के रेट में आपको बताऊंगी। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी अवेलेबल होगी 186 रुपए में और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 270 यानी 270 रुपीज में।
और इसके बाद जी एग रेट्स शामिल कर लेते हैं। एग रेट्स क्या हैं? सबसे पहले रिटेल प्राइस 119 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं, और अगर आप जाएंगे होलसेल से खरीदारी करने के लिए तो यहाँ पर 117 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। इसी तरह अगर आप गोरमे से खरीदारी के लिए जाएंगे तो यहाँ पर 118 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। जी तो नाजरीन, ये तो आपने जान लिया। आगे बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ जो कि है बचत बाजार। सबसे पहले सेल्स का जिक्र कर लेते हैं। कौन कौन से ब्रांड है जहां पर सेल लगी है? तो सबसे पहले जी ईडन रोप पर आप जा सकते हैं, अप टू 50% यहां पर ऑफ है, आप सेल से फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांड अफसाने, फ्लैट 50% ऑफ है, यहां से भी आप खरीदारी कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के ऑप्शन भी मौजूद है। सेल्स आपने जान ली। कारफोर पर अगर आप जाएंगे तो प्रमोशन पर क्या चीजें अवेलेबल हैं वो भी जान लीजिए जी। सबसे पहले है TCL स्प्लिट AC और इसकी कीमत रिटेल प्राइस 72,900 रुपए है। प्रमोशन पर यह आपको मिलेगा 68,900 रुपीज में, यानी पूरे 4,000 रुपए इस पर आप बचा सकते हैं। नेस्फ्रूटा मैंगो ड्रिंक 1 लीटर पैक और इसकी रिटेल प्राइस 120 रुपए है, 105 रुपए प्रमोशन पर ये अवेलेबल है, 15 रुपए इस पर आप बचा सकेंगे। जी तो नाज़रीन, सेल्स और प्रमोशन आपने जान ली। मुझे आगे बढ़ना है और शहर लाहौर की सूरत हाल भी आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि शहर में आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि शहर में लॉकडाउन है और मुख्तलिफ इलाकों में गलियां बाजार भी बंद किए गए हैं। तो जो इलाके बंद किए गए हैं, सील किए गए हैं, वहां की सूरत हाल जान लेते हैं। वकार इस वक्त वहां मौजूद हैं। जी वकार, बताइए। तकरीबन 65 ऐसे मुकामात हैं जिसको लाहौर की जो ज़िले इंतज़ामिया है उसने स्मार्ट लॉकडाउन किया है। कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा मरीज सामने आने के बाद इन इलाकों को स्मार्ट डाउन वहाँ पर किया गया है और सील किया गया है। किसी किस्म की गाड़ी की आमदोरफ्त वहाँ पर नहीं होने दी जा रही, लोगों को घरों से बाहर नहीं आने दिया जा रहा। इंतज़ामिया की जानिब से डेस्क भी बनाए गए हैं और हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है। इन इलाकों में जो सबसे मरूफ इलाके हैं वो लाहौर का है, मालूम रोड है, उसके 3 ब्लॉक्स हैं। इसके अलावा क्लिफ्टन कॉलोनी, वाहदत रोड है, अल्लामा इकबाल के कुछ टाउन के कुछ हिस्से हैं, गार्डन टाउन का कुछ इलाका है, शाहदरा के इलाके हैं, इस्लामपुरा के इलाके हैं। इस तरह तकरीबन ये 65 से ज़ायद इलाके बनते हैं जहाँ पे ये स्मार्ट लॉकडाउन है। और यहाँ के जो मुकीम हैं, जो रहायशी हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पे ख़ास तौर पे वो इलाके जहाँ पे मेडिकल स्टोर्स नहीं है, ग्रॉसरीज नहीं है, ख़ास तौर पे जोहर टाउन के वो ब्लॉक्स जो बिल्कुल रहायशी ब्लॉक है, वहाँ पर अंदर किसी किस्म की कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। उन लोगों को घरों से बाहर जाके सामान सौदा लाने के लिए मुश्किल का सामना है। और लोगों का ये कहना है कि इन इलाकों में जो टाइगर कोर्ट है वो भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। ऐसे इलाके जो बिल्कुल रहायशी इलाके हैं वहाँ पर हर घर से कम से कम एक शख्स को बाहर जाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो अशियाए ज़रूरिया खरीद के ला सके और जो घरों में मुकीम लोग हैं वो खाना खा सकें। ठीक है वकार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सूरत हाल है जिन इलाकों में लॉकडाउन किया गया है, वहां पर किस तरह से जो है इस लॉकडाउन को देखा जा रहा है, लोग कितना ताउन कर रहे हैं, आपने हमें बताया। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, माल का हाल। एक नजर डालते हैं गैर मुल्की करेंसी रेट्स क्या हैं। जी तो नाज़रीन, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, इस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज जो है शहर लाहौर के लिए वो ये है कि यहाँ पर कोरोना के केसेस जो हैं वो थमने को नहीं आ रहे हैं। हुकूमती हिकमत अमली पर अगर नजर डाली जाए तो हल ये निकाला गया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आपको स्मार्ट लॉकडाउन नजर आ रहा है, क्योंकि सिर्फ फिलहाल जो मौजूदा सूरत हाल है, जो ग्राउंड रियलिटीज हम देख रहे हैं, कहने को सिर्फ वो लॉकडाउन किया जा रहा है। अब ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है इसका नतीजा क्या निकल रहा है? केसेस तो आपके उसी तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इस स्मार्ट लॉकडाउन का फायदा क्या है? आपकी कल के दिन की अगर नजर डाली जाए तो हमने ये डिस्कस किया था कि कल के रोज में ही 33 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं और मतवातर आपको हर रोज हर गुजरते दिन के साथ तादाद में इजाफा होता नजर आ रहा है। तो इस स्मार्ट लॉकडाउन का क्या फायदा है? इसके अलावा ऑप्शन क्या हो सकती है? क्यों उस पर गौर नहीं किया जा रहा? शहर लाहौर के बाजार अभी भी भरे हैं, जिसमें मैं अगर जिक्र करना चाहूंगी हॉल रोड का, मैक्लो रोड का, ये वो मार्केटें हैं जहां पर आपको शालमी सुबह के टाइम इतना रश नजर आता है। तो मकसद तो सिर्फ डिस्टेंस कम करना है, लोगों का हुजूम कम करना है। ये स्मार्ट लॉकडाउन जिन इलाकों में किया है, लोगों को खुद ब खुद ये कहा जा रहा है कि जी ये गली बंद है, आप दूसरी गली से चले जाएं। हमारे अपने बहुत सारे लोग इसके आई विटनेस हैं। तो फिर इन सब चीजों का फायदा क्या है, इसलिए हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। आसिम शौकत साहब जो कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। आसिम साहब, मौजूदा सूरत हाल पे सबसे पहले आपका एक कमेंट चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा अन्ना, देखें, ये अब कोरोना एक ऐसी चीज़ है जो WHO की जो रिसेंट उनकी स्टडीज़ हैं उनके मुताबिक ये फौरी ख़त्म नहीं होने जा रहा। तो जो सबसे पहली अप्रोच है कि वी शुड लर्न टू लिव विद इट। जब हम इसके साथ रहने की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने अपने आप को बीमारी से बचाते हुए अपनी माशी सरगर्मियों को बहाल रखना है। ये एक सिंगल लाइन डेफिनेशन है जो क्रक्स है कि आपने वबा से बचना है, लेकिन आपने इसका मतलब ये नहीं कि भूख के हद पे चढ़ जाना। आपने WHO का रेफरेंस दिया, WHO ने तो और भी बहुत सारी तजावीज दी थी पंजाब हुकूमत को। तो फिर उस पर क्यों नहीं अमल हुआ? ये जो आपने अभी बात की, जो हमारा स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है या जो लाहौर के डिफरेंट की एरियाज जो हैं वो सील डाउन हैं, ये आपको याद हो कि WHO ने जो हमें खत लिखा था पंजाब हुकूमत को, उसके नतीजे में ये डिसीजन मेकिंग हुई। लेकिन देखें अन्ना, इस चीज को समझना पड़ेगा कि हमारी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो न्यूजीलैंड से डिफरेंट है, जिससे लोग एकदम कंपैरिजन कर देते हैं। हमारी ग्राउंड रियलिटीज ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से डिफरेंट हैं। मैं आपको जरा अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स दूं, 2.5 करोड़ लोग जिनके पीछे फैमिलीज हैं, एक्चुअली ये बनते हैं 10 से 15 करोड़ के दरमियान वो लोग हैं जो डेली वेजेस के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर वो सुबह काम नहीं करेंगे तो रात को खाएंगे नहीं। वजीर आजम इमरान खान साहब इस चीज के ऊपर बड़े क्लियर हैं, किसी अबहाम के बगैर, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हम अपने गरीब लोगों के साथ खड़े होंगे। जो उनके ऊपर माशी प्रेशर है वो हम रिलीज करते जाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि जहां निहायत अशद जरूरी हो, जहां केसेस की स्पाइक आ जाए, वहां पर लॉकडाउन करें। अदरवाइज हम माशी जो सरगर्मियां हैं, जो बिजनेस एक्टिविटी है, उसको बहाल रखें। साहब, ठीक है, आपने बहुत अच्छी ये सारी डिटेल्स बता दी, हिकमत अमली भी हुकूमत की बता दी, स्मार्ट लॉकडाउन भी आपने बता दिया। लेकिन ये स्मार्ट लॉकडाउन जिन इलाकों में किया, वहां से तो हमें ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि उस पर अमल दरामद ही नहीं हो रहा, लोग आ जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आपकी टाइगर फोर्स कहाँ है? अच्छा, पहले आपने 2 बातें की, एक टाइगर फोर्स और एक आपने लॉकडाउन पे अमल दरामद। अच्छा देखें अन्ना, ये सबसे बड़ा जो इस वक्त चैलेंज है ना इस वक्त गवर्नमेंट के लिए, और मैं समझता हूं पूरी कौम के लिए, वो ये है कि अवाम को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जब हम लोगों से कहते हैं कि फॉर गॉड से कि आप एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, आप मास्किंग करें, आप सैनिटाइजेशन करें, इसका मतलब यह है कि हमने लोगों का एहसास करते हुए, उनके माशी प्रेशर को रियलाइज करते हुए, उनके लिए लॉकडाउन को रिलैक्स किया है। नाउ दिस इज सपोज्ड टू बी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पीपल टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, टू रेसिप्रोकेट, यानी अब वो अपना ख्याल करें। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है कि लोग इसको उस तरह सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अब जाके लेटली जब इसकी अमवात बढ़ी हैं या शरह जो है कोविड पॉजिटिव केसेस की वो बढ़ी है और लोगों की अपनी फैमिलीज में ये केसेस आए हैं, तो तब लोगों ने रियलाइज करना शुरू किया है कि यस देयर इज समथिंग। हम लोग तो खुद कह रहे हैं कि लोग इसमें संजीदा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हुकूमत की संजीदगी भी नजर नहीं आ रही। आसिम साहब, हम बात करते हैं, हमें इस टाइम ज्वाइन किया है कज़ाफी भट्ट साहब ने। भट्ट साहब, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पूछना है आपसे, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, मुख्तलिफ इलाके सील किए गए हैं, यहाँ टाइगर फोर्स के एहलकार तैनात हैं, कहाँ है ये एहलकार? कहीं आपको नजर आ रहे हैं? इनकी ड्यूटीज क्या है, क्या कर रहे हैं वहां पर, बताइएगा। ठीक है ना, मैं तो पीछे नहीं जाता, मैं तो हफ्ते से टाइगर फोर्स की तलाश में हूँ कि
कि मुझे कोई टाइगर फोर्स कहीं मिल जाए, लेकिन वो मुझे लगता है कि उनको अभी तक जो है वो कोई खाने को नहीं मिला, वो खाने की तलाश में है और वो जंगलों में निकल गए हैं ताकि कोई शिकार कर सकें। शहर में वो नहीं आ रहे क्योंकि उनको पता है कि वो शहर में आएंगे तो वो खुद शिकार हो जाएंगे। साहब, आप असल वाला टाइगर तो नहीं ढूंढ रहे हैं? माजरत, सॉरी आवाज नहीं आई थी। मैं आपसे कह रही हूँ, आप असल वाले टाइगर की तलाश में तो नहीं निकल गए हैं? टाइगर की तलाश में क्या जाना, मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब के जो टाइगर्स है ना उनकी तलाश में हूँ। और मेरे भाई बैठे हुए यहाँ पे, आप जरा इनसे पूछिएगा कि लाहौर के अंदर कितने के रजिस्टर्ड टाइगर फोर्स है, अगर ये बता सके, और वो कौन कौन से इलाके में, ताकि हम भी वहां पे जाके उन्हें कवर कर सकें। उनके जो अच्छे अच्छे काम है जो वो कोरोना के मरीजों के लिए या कोरोना से मुतासिर अफराद हैं उनके लिए सरंजाम दे रहे हैं, हम उसको कवर करके टीवी स्क्रीन पर लेके आए ना, ताकि पता लगे कि प्राइम मिनिस्टर के जो टाइगर्स हैं वो कितने मेहनत के साथ इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद हैं। और जहां तक मेरे भाई ने बात की कि आवाम संजीदा नहीं है, तो आप मुझे बताइए है ना, कोरोना जिस दिन का आया हुआ है हुकूमत कितनी की संजीदा नजर आई है। ठीक है, अवाम की भी जिम्मेदारियां होती हैं कि वो अवाम अपना फर्ज निभाए, लेकिन आप मुझे पता है हुकूमत तो अब तक चले, अवाम अब थोड़ी सी संजीदा हो गई है, हुकूमत अब भी कौन सी संजीदा हुई है? हुकूमत आपको किसी जगह पे संजीदा नजर आती है कि वो इसके इंसदाद के लिए कुछ कर रही है? वो वही वाला मैं जुमला। चलिए भट्ट साहब, ये बहुत सारे आपके सवालात हैं, इसके जवाब मैंने भी इन्हीं सवालात के जवाबात लेने आसिम साहब ने सुन लिया। मकसद सिर्फ ये था आपका बीपर करने का कि ग्राउंड रियलिटीज, क्योंकि आप लोग तो फील्ड में मौजूद होते हैं, आप तो उन इलाकों में जाते हैं जहां पर लॉकडाउन किया गया है, तो वहां टाइगर फोर्स के अहलकार कहां पर मौजूद हैं, नजर क्यों नहीं आ रहे? ये मैं सवाल जरूर पूछूंगी, लेकिन आपका मकसद सिर्फ ऐड करने का ये था कि आप रियलिटी बता दे क्या है। थैंक यू सो मच भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आसिम साहब, कहां है टाइगर फोर्स के अहलकार? अच्छा, दो बातें। पहले तो कज़ाफी भट्ट साहब हमारे दोस्तों में से हैं, बड़े मोहतरम हैं, बड़े सीनियर हैं, लेकिन बसद एहतराम इख्तलाफ से वन बाय वन। पहले इन्होंने ये कहा जी हुकूमत संजीदा नजर नहीं आ रही, मैं 2 से 3 लाइनों में इसका जवाब दूं। देखें, ये थोड़ी सी ज्यादती कर दी है भट्ट साहब ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा 1200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया है। मैं 2-3 मिनट में, बल्कि 1 आधे मिनट में आपको गिनवा दूं। सबसे पहले तो हमने अपनी मेडिकल कैपेसिटी जो है वो इनहांस की, उस डिपेंडेंस यूनिट से, क्वारंटाइन सेंटर से, आपके वेंटिलेटर्स की परचेज थी, BSL लेवल 3 डिवीजन लेवल पे वो लैब्स बनी, इमदादी पैकेजेस गए हैं। मैं चाह रही हूं वो भी ये चीजें सुन लें। आपकी बात हम कंप्लीट करेंगे। शाइस्ता साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, टाइगर फोर्स वाला बात जरूर जरूर जरूर। शाइस्ता साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शाइस्ता साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिम शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ हुकूमती कारकर्दगी पर हम बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी जरूर आप भी जो है वो ये तमाम चीजें सुने, क्योंकि मुझे आपका भी कमेंट चाहिए कि हुकूमती कारकर्दगी से ऑपोजिशन किस हद तक मुतमईन नजर आ रही है, और फिर ऑब्वियसली ऑपोजिशन का अपना किरदार भी होना चाहिए, तो इस पर भी हम जरूर डिस्कशन करेंगे। आसिम साहब, मैं एक दफा फिर से आपकी तरफ आना चाहूंगी। मुझे ये बता दें, जिस तरह के आपने बताया रिलीफ पैकेज, और फिर आपने कहा कि हेल्थ में बहुत ज्यादा आप लोगों ने काम किया, तो फिर उसके नतीजे क्यों नहीं नजर आ रहे आसिम साहब? अच्छा देखें, ये अब फिर आपने 2 सवाल अब एक्स्ट्रा ऐड कर लिए। एक तो अपोजिशन का रोल, इसके ऊपर भी एक डिबेट है कि अपोजिशन का इस तमाम एपिसोड में क्या रोल है। हाँ ठीक है, ये अब आपने से पूछना है कि अपोजिशन का क्या रोल है। अब नताइज की आप बात कर रहे हैं, देखें अन्ना, यही तो वो चीज थी जो हम पिछले 10-15 साल से हम रिपीटेडली कह रहे थे कि आप अपनी हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर स्पेंडिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। आपकी तो तमाम स्पेंडिंग थी जनाब, डेवलपमेंट वर्क, सड़कें बन जाएं, पुल बन जाएं, मेट्रोज बन जाएं, और हम चीख रहे थे कि आप ये जो आपका सोशल सेक्टर है, हेल्थ है हो गया, आपका एजुकेशन, उसमें स्पेंड करें। ठीक है, पुरानी हो गई, अब रिजल्ट की बात आ जाए। आपने कहा हेल्थ में आपने क्वारंटीन सेंटर बनाए, आपने वेंटिलेटर्स, लोग मर रहे हैं, कहां है सब कुछ? जिस वक्त ये पेंडेमिक का पता लगा, हमारी डेली कैपेसिटी थी 100 टेस्ट पर डे, अब हम 15-16 हजार टेस्ट पर डे कर रहे हैं। आपके पास सिर्फ 1 लैब थी, अब आपकी 8 लैब्स काम कर रही हैं। आपने एक अवेयरनेस कैंपेन, ये लैब्स की भी एक कहानी है ना, कि ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बनाई गई लैब से, जिनको आपने 1 लैब बनाई थी, 8 लैब हमने 8 लैब्स बनाई हैं डिविजनल लेवल के ऊपर, और ये कितने कम मुद्दत में बनाई है, 10 दिनों के अंदर 1000 बेड का। अच्छा, ये लैब वाली जो चीज है उसका में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दावा करती है कि शहबाज शरीफ दौर की ये लैब्स बनाई गई हैं। शाइस्ता साहिबा क्या कहना चाहेंगी? आसिम साहब उनसे भी सुन लेना आपके सामने। जी शाइस्ता साहिबा क्या कहना चाहेंगी? लैब्स का जिक्र कर रहे हैं आसिम साहब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि जो ये लैब्स इस्तेमाल की जा रही हैं ये शहबाज शरीफ दौर की बनी है, क्या कहेंगे आप? 100 टेस्ट थे इनके दौर में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। मैं अपने भाई आसिम को
कहती हूँ कि तौबा, खुदा के लिए कोई अकल के नाखून लें। जहां तक हमारे मुतमईन होने का सवाल है, वो नहीं चले, छोड़ दें, हमें छोड़ दें, लेकिन आपके रिपोर्टर्स सारा दिन हॉस्पिटल्स में लोगों से सबसे बातचीत कर रहे होते हैं। लोग कितने मुतमईन है, हुकूमत ने कितने इंतजामात किए, हुकूमत की क्या क्या तैयारी थी, वो सब मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आई डोंट वांट टू प्ले पॉलिटिक्स ऑन दिस। इट्स अ नेशनल डिजास्टर, इट इज अ नेशनल इशू जिसपे हम सबको एक पेज पे होना चाहिए। मेरे भाई की सड़कें और वो मुझे बताएं कि यहाँ पे मैं 50 से ज्यादा हॉस्पिटल गिनवा सकती हूँ जो पंजाब में बने, लाहौर में बने। 3,500 बेड तो सिर्फ लाहौर में ऐड हुए हैं जी, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में। मैं इस बहस में भी नहीं जाना चाहती, मैं इस वक्त ये बहस नहीं कर रही कि हमने क्या किया, आपने क्या किया। आपने नहीं मानना, आपका काम सिर्फ हुकूमत में रहते हुए भी आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप ऑपोजिशन में हैं। मकसद इस वक्त ये है कि आपको 3 महीने मिले थे, उन 3 महीनों में जब आपकी सरहदों पे कोरोना फुल फोर्स था, चाइना में था, अफगानिस्तान में था, ईरान में था, तो उस वक्त आपकी तैयारी होनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त आपने तैयारी नहीं की। उस वक्त आपको बंदोबस्त करना चाहिए था। अभी भी मैं अपने भाई को बता दूं कि पंजाब के वेंटिलेटर्स और केपीके में जहां इनकी हुकूमत की 7 साल थे, वहां के हालात देख लें और यहाँ के देख लें। इसलिए छोड़ दें इस बहस को, छोड़ दें। अब ये बताएं कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने जी 1.5 करोड़ लगा के क्वारंटीन सेंटर्स बनाए जो कि 2 महीने में बंद कर दिए। वो क्या हुआ उनका, क्या उसको हॉस्पिटल ही बना देते। आपको पता है कि सारा दिन लोग फोन करते हैं, एक बेड के लिए, एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारे फिर रहे हैं। खुदारा, पहले तो नॉन सीरियस एटीट्यूड जिसने आज हमें इस मुकाम पर ला खड़ा किया है। हम यहाँ कैसे पहुंचे, हम किसके हाथ पे तलाश करें, वो ये अपने से सवाल करें। ये रियासत मदीना है, वहां पे दजला के किनारे एक बकरी का बच्चा भी मर जाए तो हाकिम में वक्त जवाबदेह होता है। यहाँ रोज 150 की अमवात हो रही है और अभी भी मेरे हाकिम में वक्त जो हैं वो कहते हैं कि रोज अभी भी हमारे एस्टिमेट्स के हिसाब से बहुत कम अमवात हैं। हमारी तो 1.5 अमवात होनी, मतलब देखें फिगर भी आप देखें। तो पॉइंट इज कि इनको क्या, छोड़ दें ये बातें, छोड़ दें। इस वक्त बताएं कि क्या हो रहा है। लॉकडाउन कभी स्मार्ट, कभी मैंने माना वजीर आजम बहुत स्मार्ट है, लेकिन उनके लॉकडाउन कभी सॉफ्ट, कभी फुल, कभी अनस्मार्ट, कभी सिलेक्ट, कभी अनसेलेक्ट। मतलब वो लॉकडाउन जी, मैं भी हलकों में फिरती हूँ और अभी भी फिरी हूँ। अभी 3 दिन पहले आप यकीन माने, जो इनका जो इलाके ये कह रहे हैं ना इन्होंने लॉकडाउन किया, ये भी लाहौर के हैं कि कितनी रिट ऑफ द गवर्नमेंट वहां मौजूद है। देयर इज नो रिट ऑफ द शाइस्ता साहब, दैट इज माय पॉइंट कि जिन इलाकों में लॉकडाउन किया गया है वहां पर हुकूमती रिट क्यों नहीं है। आसिम साहब, इसका जवाब आप क्या देना चाहेंगे? अच्छा देखें, पहली चीज तो ये कि मैं बताऊं, इस वक्त 70 लाख पंजाब में फैमिलीज हैं जिनको कैश नकूद रकम, जो नकद रकूम है वो ट्रांसफर की गई हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि हम गरीब आदमी की मईशत को बर्बाद नहीं होने देंगे। नंबर 2, आप देखें कि क्या आपके रेस्टोरेंट्स खुले हैं, क्या आपके स्कूल्स कॉलेजेस खुले हैं, क्या आपके सिनेमा हॉल्स खुले हैं। और अब जहां हमने फील किया कि स्पाइक आई है, वहां पर फिर अब हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा आप देख लें कि मुसलसल इमदादी आपकी सरगर्मियां चल रही बारे में ही जानना चाह रही हूं। अभी मैंने टेस्टिंग कैपेबिलिटी की बात की कि क्या हम वहीं रह जाते जहां 100 टेस्ट पे थी। तो ये जो आज बार बार कह रहे हैं कि अमवात की शरह बढ़ गई है, पॉजिटिव पेशेंट्स की शरह बढ़ गई है, इसलिए कि अब अल्हम्दुलिल्लाह आप टेस्टिंग एबिलिटी बढ़ गई है, आप ज्यादा लोगों को टेस्ट करते हैं और आपकी शरह बढ़ रही है। बड़ा अच्छा था, हम 100 पे रोक देते, हम 1 लैब पे रोक देते। देखिए, मुसलसल आपको अपने मीन्स में रह के कोशिश करनी है। हमने सहाफियों के लिए अलग इमदादी पैकेज दिए हैं, डॉक्टर्स के लिए अलग पैकेज दिए हैं। 10,000 भर्तियां हेल्थ डिपार्टमेंट में हुई हैं, 10,000 भर्तियां पुलिस डिपार्टमेंट में हो रही हैं कंट्रोल करने के लिए। आसिम साहब, बिलाशुबा ये इकदाम जो आप बता रहे हैं हुए होंगे, मुझे सिर्फ ये बता दें उसके नतीजे अभी तक क्यों नजर नहीं आ रहे। मैं एक जुमला कह दूं, देखें, आप लोग ये समझते हैं कि अवाम बिल्कुल ताबून न करे और एक ब्रूटल किस्म की फोर्स यूज की जाए। देखें, आपकी इंतजामी मशीनरी की और पुलिस फोर्स की ना अपनी लिमिटेशंस हैं। ये ईयर्स एंड आइज बन के लाहौर की 2 करोड़ आबादी के ऊपर ये चेक एंड बैलेंस नहीं कर सकते। कहीं पे एग्जिट कंट्रोल पॉइंट पर आपको पुलिस चाहिए, आपको डिफरेंट नाकों के ऊपर पुलिस चाहिए, आपको बेशुमार ऑपरेशंस के लिए पुलिस चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप एक एक गली में एक एक घर के ऊपर पुलिस वाला तैनात कर दें। आपको जरूरत क्या है
मैं एक बात से जो शाइस्ता साहिबा ने एक बात की कि दिस शुड बी अ नेशनल ड्राइव, अपोजिशन और उसको मिलके। देखिए ये आपने उनसे सवाल किया नहीं कि अपोजिशन ने रोल अभी तक क्या प्ले किया है। द पॉइंट इज लोगों को अवेयरनेस दें कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, ये आपकी अपनी जान एट स्टेक है। लोगों को अवेयरनेस देने के लिए आप भी मौजूद हैं, हम भी हमेशा से ही लोगों को अवेयरनेस कैंपेन चल रही है कि अवेयरनेस देना। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम जानेंगे। शाइस्ता साहिबा से भी बार बार सवाल किया जा रहा है कि ऑपोजिशन क्या कर रही है, इसका जवाब भी लेंगे। और टाइगर फोर्स कहां पर है ये मुझे जरूर जानना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। शामदीद कहेंगे। मौजूदा सूरत हाल पर हम बात करें। स्टूडियो में हमारे साथ आसिम शौकत साहब मौजूद हैं जो कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत हैं, और शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम साहब बार बार मुझे कह रहे हैं कि ऑपोजिशन का पूछ लें। जी ऑपोजिशन ने क्या किया? शाइस्ता साहिबा बताइए, ऑपोजिशन ने इस तमाम मुश्किल वक्त में अब तक क्या किरदार अदा किया है? ऑपोजिशन होती है, वो हाकिम वक्त नहीं होती। उसका किरदार एक महदूद किरदार होता है और वो किरदार हमने पूरी जिम्मेदारी और एहसन तरीके से अदा किया है। देखें, जिस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक आहो बका थी, कराची से खैबर तक, और हमारे फ्रंट लाइन फाइटर्स, वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे बेटे बच्चे जब फाइट कर रहे थे और बगैर पीपी किट्स के, इन्होंने उसकी तक तो तैयारी की नहीं हुई थी। तो उस वक्त शहबाज शरीफ ने 35,000 किट्स पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। आप पूछें यंग डॉक्टर्स से, आप पूछें हॉस्पिटल स्टाफ से। जनरल हॉस्पिटल में तो मैंने खुद जाके डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो वो काम किया जो इनका करने का था। फिर तमाम एमपीएस, तमाम एमएनएस ने अपने लोकल बॉडी गवर्नमेंट्स के जो मेंबर्स थे उनके साथ मिलके राशन, ये जो कहते हैं ना लोग मर जाते हैं, मेरी बात सुने, अल्लाह गवाह है, हर आदमी ने अपनी बसात, अपनी औकात के हिसाब से लोगों में राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है और कोई खुदा ना खास्ता भूखा नहीं मरा और ना इस मुल्क में कोई किसी को भूखा मरना देगा। देखिए, बार बार कहा जाता है मईशत मईशत, मेरी बात सुने, जिंदा लोगों के लिए मईशत होती है ना, और जिंदा लोग होंगे तो काम होगा। अब देखिए, हम तो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, हमारी वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग है, हम वैसे ही आइसोलेटेड हैं। हमने उन लोगों को बचाना था जिनका ये रात दिन ये राग अलापते हैं कि गरीब 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 को अगर हम वो जो चेन ऑफ कम्युनिकेशन, चेन ऑफ ट्रांसमिशन उनमें रोकते, अल्लाह माफ करे, आज उनके घरों में जो अमवात हो रही हैं वो तो मईशत लाख ठीक हो जाए, उनके घर में तो हो गई ना तमाम जिंदगी की वीरानी। तो हमने तो उनको बचाना था ना। हमने कोई जो कहते हैं ना अल्लाह माफ करे, कब्रिस्तानों पे तो मईशत नहीं चलती ना, जिंदा लोगों की मईशत होती है। जरूर। शाइस्ता साहिबा, आसिम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे आपसे थोड़ा वक्त चाहिए। शाइस्ता साहिबा, मुझे आपसे वक्त चाहिए, मैं आसिम साहब की तरफ आना चाहूंगी। जी आसिम साहब, आप अच्छा, पहली चीज तो ये कि मोहतरमा शाइस्ता साहिबा ने खुद इस चीज को एडमिट किया कि कोई भूख से अमवात नहीं हुई, यानी इनडायरेक्टली इन्होंने ये एडमिट किया कि हमने शदीद लॉकडाउन में भी जो फूड सप्लाई चेन थी उनको बहाल रखा, हमने राशन की तकसीम को इतना ऑर्गेनाइज किया और इतना से लोग भी बहुत परेशान नजर आए हैं आपके ऑर्गेनाइज करने के बावजूद। लेकिन जितना हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे कैश को और राशन को, वो हमने किया और अल्लाह का शुक्र है कि भूख से हमने कोई बंदा कोई अमवात नहीं होने दी। दूसरी चीज इन्होंने कहा, देखें, कोरोना इज नॉट गरीब स्पेसिफिक। अगर कोरोना गरीब स्पेसिफिक होता तो अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में अमवात क्यों होती? कोरोना इज नॉट गुर्बत स्पेसिफिक। हमने गरीब आदमी को भूख से और उसकी मईशत को बचाना था। यही चाहिए। आसिम साहब, शाइस्ता साहिबा क्या कर मारी थी? अगर देखें, इसमें तो अमेरिका में कोई मरता ही ना। अगर हमारा फर्ज था ये जो आग इन्होंने लगाई है ना, जो आग हर तरफ हर एक को अपनी लपेट में ले रही है, जो मौत के साए मंडला रहे हैं, हमारा काम था उस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना। और उसको तोड़ने का सिर्फ सारी दुनिया में एक वाहिद तरीका है, और वो तरीका है कि आप लॉकडाउन्स करें और सख्त लॉकडाउन्स करें। और अगर आप कभी ताजिर की आप उसमें आ जाते हैं प्रेशर, कभी माफिया के प्रेशर में आ जाते हैं, भाई आप हाकिम वक्त हैं, आपने फैसला करना है। शाइस्ता साहिबा, एक मुझे आपसे कमेंट चाहिए। आपने लॉकडाउन नागुज़ीर करार दे दिया है, आगे हम देख रहे हैं बड़ी इदारी है, शहर में मवेशी मंडियां लगनी है, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हालात क्या देख रही हैं आप? एक मैं बात का जवाब दूं, फिर ये शाइस्ता कंटिन्यू, शाइस्ता प्लीज कंटिन्यू कर लीजिएगा। देखें, अभी आपको लोकल बॉडीज का भी, मैं सिर्फ एक बात आपसे करूं, उनको मैदान में वो कहाँ है
जो लोकल बॉडी सिस्टम मौजूद था पंजाब को इन्होंने प्री मैच्योर उसको टर्मिनेट किया, जबकि वो मुअज़्ज़िज़ीन वो लोग थे जिनको अवाम ने सिलेक्ट किया था, मोहल्लेदारों ने सिलेक्ट किया था, जिनको पता था कि उनके मोहल्ले में कहां कौन जरूरतमंद है। इन्होंने वो सिस्टम डिसमेंटल करके और एक नई टाइगर फोर्स जिसमें इन्होंने कहा चलिए आपने मैं आ रही शाइस्ता साहब, आपने टाइगर फोर्स का जिक्र कर लिया। आसिम साहब मौजूद हैं। आसिम साहब सबसे पहले टाइगर फोर्स पे आ सिर्फ मैशत का जवाब देना जरूरी है। इन्होंने बार बार कहा कि प्रॉपर लॉकडाउन, प्रॉपर लॉकडाउन। एक मिनट मैं जरा कर दूं, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। प्रॉपर लॉकडाउन देखें, मैं देखें मैं अब मोहतरमा शाइस्ता साहब की फैमिली को जानता हूँ। ये बड़ी और एज ए पॉलिटिकल वर्कर बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं ना। इनके हस्बैंड भी इलेक्शन जीत के आए, इनके बेटे भी आए, तो दे हैव टू गो टू द पीपल अगेन। सो हमें रिकॉर्ड को इस तरह ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं कि आप अपने हस्बैंड से और इनके जो है बेटे उनसे पूछें कि वो अपने हल्के में जाके पूछें लोग क्या चाहते हैं, बड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन ले, ठीक है। नंबर एक ये। नंबर दो, देखें अभी बजट आया है, इसमें आपका जीडीपी ग्रोथ जो है ना वो गिरा है। ऑपोजिशन के ये तमाम लोग मुसलसल चीख रहे हैं जनाब जीडीपी गिर गई, जीडीपी गिर गई। आपको पता है जब लॉकडाउन होते हैं तो आपकी फैक्ट्रियां और इंडस्ट्री बंद हो जाती है, और जब आपकी फैक्ट्री और इंडस्ट्री बंद होती है तो आपका जीडीपी गिर जाता है। अब आप चाहते क्या हैं? आप जीडीपी एक तरफ कहते हैं लॉकडाउन हो और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि जीडीपी भी ना गिरे। देखें इस तरह पॉलिटिक्स ना करें, यही मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज डोंट गो फॉर द पॉलिटिक्स। लॉकडाउन चाहते हैं, उन्होंने जिंदगियां बचानी है, मकसद ये है मैशियत बाद में भी अपने पांव पे खड़ी हो जाएगी, अभी सिर्फ मकसद ये है कि आपने जिंदगियां बचानी नहीं जी, ऐसे है। मैं प्राइम मिनिस्टर का बार बार क्लियर कर रहा हूं, आपने लोगों की मैशियत को बहाल रखते हुए उनकी जिंदगी बचानी है। वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट, लोगों की जिंदगी बचानी है और उनका चूल्हा भी ठंडा नहीं होने देना। दिस इज द रेटरिक, दिस इज द नैरेटिव। चलिए उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि साथ साथ लोग जिंदगी की बाजी भी हारते चले जा रहे हैं, मार्केटों में लोग उस तरह से फिर भी रहेंगे, फिर दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। ये सारी दुनिया जो है लॉकडाउन रिलीज कर रही है। अगर अमेरिका जैसी इकोनॉमी, चाइना जैसी, इटली जैसी इकोनॉमी बर्दाश्त नहीं कर रही है तो आप पाकिस्तान की इकोनॉमी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सही शाइस्ता साहिबा, अब इनकी बात आ गई जनाब वो टाइगर फोर्स वाली। अब ये कहते हैं कि जनाब बल्दियाती इदारे बहाल कर दें, बल्दियाती इदारों की टेन्योर ही खत्म हो गया। मैं टाइगर फोर्स पे जवाब आसिम साहब का चाह रही हूँ। टाइगर फोर्स कहाँ है, नजर क्यों नहीं आ रही? पहली चीज तो ये कि ये बड़ा ही एक गलत नोशन एक दे रहे हैं कि बल्दियाती इदारे बहाल कर दें। बल्दियाती इदारों का टेन्योर खत्म हो चुका है, उनकी बहाली नहीं, अब उनकी इलेक्शन की जरूरत है। वो और इस वक्त मुल्क जो है नए इलेक्शन का मुतमिल नहीं, आपको पता है क्या हालात चल रहे हैं। लेकिन आसिम साहब एक सवाल मेरा ये है आपसे कि अगर बल्दियाती इदारे अभी रहते, बल्दियाती लोग जो कि अपने इलाकों तक पहुंच सकते थे, जिनको सब कुछ पता, मैं आपको अब बता रहा हूं, अब जो टाइगर फोर्स है ना, ये बल्दियाती इदारों से 2-3 रिस्पेक्ट से ज्यादा बेहतर है। नंबर 1 कि ये अनबायस्ड और नॉन पॉलिटिकल फोर्स है। ये हमने ओपन फॉर ऑल की थी। ये ऐसे नहीं था कि सिर्फ एक नून लीग का बंदा जीत के आया है या पीपल्स पार्टी का जीत के आया या तहरीक इंसाफ का। ये अक्रॉस द बोर्ड थी। मैं कंप्लीट कर लूं बहन, मैं प्लीज कंप्लीट कर लूं। जो आपकी टाइगर फोर्स है ये अक्रॉस द कंट्री थी, जो आना चाहता है। नंबर 2, ये मेनली रिक्वेस्ट की गई थी कि जो पैरामेडिकल और मेडिकल से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, जो नौजवान हैं, वो आए, क्योंकि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि बुजुर्गों को, बूढ़ों को हम गलियों में भगाई फिरें। ये मेनली ये नौजवान लोग आए हैं, नॉन पॉलिटिकल लोग आए हैं। आसिम साहब ये नजर क्यों नहीं आ रहे किसी को? बट साहब ने ऐड किया है, कहीं पे कोई नहीं नजर आ रहा। अच्छा ना, मैं आपको बता दूं फ्रॉम इस वक्त ये जो टाइगर फोर्स है ये मेनली दो जॉब्स कर रहे हैं। नंबर 1 एक ऑब्जर्वेशन ऑफ एसओपीज दुकान में, और नंबर 2 प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म। ये इनके पास कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। नंबर 2 इनके पास कोई आप ये पेड एक्टिविटी नहीं है, दे आर वॉलंटियर। ये सबसे पहले जाते हैं अपने अपने एरियाज में, ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंडर ये काम कर रहे हैं, आपके मजिस्ट्रेट्स के अंडर, आपके असिस्टेंट कमिश्नर्स के और डिप्टी कमिश्नर्स के अंडर। ये वहां जाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं और अपने नोट्स लेते हैं। इंटरनली इन्होंने मजिस्ट्रेट्स के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। आपने सारी डिटेल्स बता दी, मैं आपको उन व्हाट्सएप ग्रुप में वो कार्रवाई दिखा दूंगा जो वो कर रही है। फिर ये अपने आप हमारे रिपोर्टर्स को बताएं जो फील्ड में जाते हैं, वो आके ये कह रहे हैं कि कहीं पर उनको नजर नहीं आ रही। मैं वो चलान आपको लाके दिखा दूंगा जो मजिस्ट्रेट टाइगर फोर्स के कहने पे जब मोटिवेट करने के बावजूद वो नहीं मानते, फिर वो रिपोर्ट कर देते हैं मजिस्ट्रेट को, और फिर मजिस्ट्रेट डिटेल बता दी आसिम साहब ने कि टाइगर फोर्स किस तरह से भर्ती की। अब आपने जो कहा कि बल्दियाती लोग जो थे उनको हटा दिया गया, अब उन्होंने बता दिया कि इंतहाई शफाफ तरीके से भर्ती की गई सब लोगों के लिए और नॉन पॉलिटिकल नौजवान लोगों को। कोई शाइस्ता साहिबा की बात जी बात सुने, देखिए मेरे भाई से कहें ये वही फोर्स है जिसको एड्रेस करते हुए
इनके जो न्याजी साहब हैं वो कह रहे थे कि जाओ अपने अपने हलकों में और अपने हलके बना लो, ये तुम्हें मौका है। तो ये अक्रॉस द बोर्ड ये वही लोग हैं जिनको इन्होंने मैदान में उतारना है। अब पॉइंट इज कि मैं तो कहती हूँ ये जाए लोगों के पास, लोग अब इन्हें बताएंगे, लोग इलेक्शन इन्हें बताएगी कि लोग कितने इनकी पॉलिसी से मुतमईन है और मईशत को इन्होंने कहां लाके खड़ा कर दिया है। और ये कोरोना के पीछे अब छुप रहे हैं भाई मेरे, ये तो कोरोना से पहले तबाहियां फिर चुकी थी, तबाहियां पहले फिर चुकी थी। और जहां तक बात की प्राइस कंट्रोल की, तो वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इन्फ्लेशन कहाँ है इस वक्त। गांव में 24 और अर्बन में 20% इन्फ्लेशन हुई है। मेरे भाई से पूछे ये टाइगर फोर्स कहाँ इन्फ्लेशन 8% पे है, 14 से पीछे है। आपने जो स्टैटिस्टिक्स बताए हैं उनसे आसिम साहब कह रहे हैं जी एग्री नहीं करते, वो से कब जाके प्राइस कंट्रोल कर रहे हैं। ये किस खलाई जो कहते हैं ना आसमानों में ये अपना फोर्स दिखा रहे हैं, बिकॉज जमीन पे इनका वजूद कहीं नहीं है। वो किताबों में है, वो इमरान न्याजी साहब के सामने और मेरे भाई के शाइस्ता साहिबा, इन दी एंड आप यहाँ पर हुकूमती तर्जुमान मौजूद हैं, कोई हुकूमत को मशवरा देना चाह रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये एक पाकिस्तानी होकर सोचें। हम सियासत, कमेटियां, टाइगर फोर्स खेलने के लिए हमारे पास बहुत टाइम होगा इंशाल्लाह। इस वक्त ये पाकिस्तानी होकर सोचें, और जो इन्हें हम कह रहे हैं ना, और जो डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, रात दिन अब भी डॉक्टर्स आके चीख रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता है एक दफा इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक दें, लॉकडाउन्स कर लें। दुनिया ने अगर लॉकडाउन ईज आउट किए तो अपना जो फ्लैट कर्व को फ्लैटन करके किया है, किसी ने इस पीक पे लॉकडाउन्स ओपन नहीं किए। इसलिए अभी भी अकल का नाखून लें, इंसानी जानें बहुत कीमती हैं, एक दफा चली जाएं, हम फिर कुछ नहीं कर सकते। खानदान के खानदान बर्बाद हो रहे हैं। खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ कि अकल के नाखून लें और इसको सियासत ना बनाएं। थैंक यू सो मच शाइस्ता साहिबा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। शाइस्ता साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और हुकूमत को उन्होंने मशवरा दिया है, आपके वक्त का शुक्रिया। आसिम साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, क्या कहेंगे इस गुफ्तगू पे? अच्छा, पहली चीज तो ये कि मैं क्या कह सकता हूँ कि या तो अगर ये सच बोले थे तो इनकी आइडियोलॉजी ही ठीक नहीं है, इनको ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि पाकिस्तान की आबादी और न्यूजीलैंड की आबादी जमीन आसमान का फर्क है। वो एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी हमारे एक शहर लाहौर से भी निस्फ है। कंपैरिजन में जा रहे हैं आप, अपनी ग्राउंड रियलिटी आप छोड़ दें। मैं अभी जो ग्राउंड रियलिटी है, दुहाई ये है कि कहीं चीनी नहीं मिल रही, चीनी महंगी है, आटा महंगा है, हर चीज आपको महंगी मिल रही है, पेट्रोल सस्ता करके हुकूमत ने क्रेडिट ले लिया, दस्तयाब नहीं है। क्या जवाब है इनके? ना इसका बड़ा एक मैं आपको बताऊं, चूंकि हुकूमत की टॉप लेवल के ऊपर यह फैसला हो गया है कि we are going after mafias and mafias are not going to be spared this time। ये तो सीएम साहब की स्टेटमेंट में नजर आ जाती है, हर रोज की माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। ना आप क्या समझती हैं, ये माफिया जो है ये स्विच बटन काम करता है कि हम बटन इनको ऑफ कर देंगे? ये एक इतनी पावरफुल फोर्स है हम जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कि ये तो हुकूमतें बनाने और गिराने में इन्वॉल्व होते हैं। पहली दफा ये फैसला किया गया कि हुकूमत इस माफिया के आगे बेबस है। नहीं, बेबस नहीं है, हमने पहली दफा ये फैसला कर लिया है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अभी एक चीनी तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर ईमानदारी से बताएं, उसके अंदर हमारी अपोजिशन के लोगों का भी नाम है, हमारे हलीफों का भी नाम है और हमारी अपनी पार्टी के लोगों का भी नाम है, बिला इम्तियाज एहतसाब की। इसके अलावा और क्या डेफिनेशन होगी? आसिम साहब, एहतसाब हो रहा है, मान लिया एहतसाब हो रहा है, आम इंसान को, आम आदमी को इस एहतसाब से कोई लेना देना नहीं। जब उसको 82 रुपए में चीनी मिलेगी तो आपके एहतसाब का हमें क्या फायदा है? एक दिन में यह एहतसाब नहीं होगा। अब जब हम इन माफियाज के अगेंस्ट जाएंगे, ये सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और ये आखिरी वक्त तक हमें तंग करेंगे और नाकाम करने की कोशिश करेंगे। मेरा फिर दोबारा आपसे ये सवाल है, आप एहतसाब कर रहे हैं, माफिया हो, आपका पेट्रोल माफिया हो, मुझे इस एहतसाब का क्या फायदा है? अगर मैंने जाके 82 रुपए 85 रुपए में चीनी खरीदी। इस बात से एग्री करता हूं कि इस वक्त महंगाई है, ये चीनी 82 मिल रही है, आटा महंगा मिल रहा है, लेकिन अब अवाम को पेशेंट होना पड़ेगा, वरना अगर इस दफा अवाम ने हुकूमत का साथ ना दिया और ये माफियाज जीत गए तो याद रखें ये माफियाज अवाम को खा जाएंगे। ये टाइम है हुकूमत के साथ खड़ा होने का। दे आर लकी कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है जिसने फैसला कर लिया कि कोई मेरे साथ रहता है रहे, कोई नहीं रहता ना रहे, मेरा करीबी तरीन दोस्त मुझे छोड़ जाए, मैं माफियाज को स्पेयर नहीं करूंगा। अब आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में सब इकट्ठे हो जाएंगे। बिल्कुल आपने सही फरमाया, आपने कहा हमारा फोकस ये है कि अवाम को जिंदा रखना है, फाकोपनी हमने लेकर जाना है,
तो फाके जब आप आवाम की बात कर रहे हैं, सब्जियां कैसे आवाम खरीदें? महंगी सब्जियां हैं, महंगाई की वजह से तो फिर खुद ही घरों में फाके आ जाएंगे ना, जब किसी की कुव्वत खरीद ही नहीं रहेगी। नहीं, मैं तो आपकी बात से कर रहा हूं कि ये जो होर्डिंग हो रही है और ये जो माफियाज इस वक्त इन एक्शन हैं, इनके खिलाफ हमें एक तो लेजिस्लेटिव चेंजेस लानी पड़ेंगी और इनके खिलाफ क्रैकडाउन करना पड़ेगा। हम आखिरी हद तक कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त गंदम में हमने कोशिश की, लेकिन देखें जब किसी पे जद पड़ती है ना, पावरफुल आदमी पे, फिर वो आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। अब ये एक रात में या एक दिन में ये जंग जीती नहीं जाएगी। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस पे आप कोशिश करें, हमें ये कोशिशें नजर भी आनी चाहिए, इसके सबरात भी नजर आने चाहिए ताकि आवाम को पता चले। एक प्रॉमिस आपको मेरे साथ करना पड़ेगा, ये टाइगर फोर्स की एक पिक्चर लेके हमारे साथ शेयर कर दें। आपके साथ ये आपके अहलकार काम कर रहे हैं, चल रही हैं। हाँ, ये आपके अहलकार काम कर रहे हैं, ये लोग टाइगर फोर्स हैं और ये इनकी जिम्मेदारियां हैं। क्योंकि ना तो भट्ट साहब को नजर आती है, ना तो मुझे नजर आती है। तो जब आप दावे कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस दिन टाइम निकालें, हम इनको विजिट करवाते हैं कि वो देखें कहां किस किस्म का काम हो रहा है और फिर इधर ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करें। जरूर, फिर हम दिखाएंगे भी कि टाइगर फोर्स ये है और ये काम कर रही है, क्योंकि फिलहाल तो हम सभी ढूंढ रहे हैं कि और मैंने वो चलान भी आपको मैं व्हाट्सएप करूंगा, जो चलान लोगों के हो रहे हैं और जो एफआईआर कट रही हैं, जो बावजूद मोटिवेशन के नहीं मान रहे हैं। और हम दिखाएंगे, जब आप ये हमें दिखाएंगे तो दिखाएंगे, क्योंकि लोगों के रवैये भी हमें ही नहीं चेंज करने हैं। यहाँ पर बैठ के मकसद भी यही है कि लोगों के रवैये भी चेंज करें और हुकूमत में जहां कहीं पर भी हमें ये चीज नजर आ रही है कि इसमें मुस्बत तब्दीली होनी चाहिए, वो भी हो। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि सभी लोग जिस तरह से अपना किरदार अदा कर सकते हैं कर रहे हैं। ताउन जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी हुकूमती चीजें जिस पर हम जब भी तनकीद करते हैं तो आपके ताउन की बात आ जाती है कि अवाम ताउन नहीं कर रही, तो हुकूमत बरी ज़िम्मा हो जाती है। तो आई रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग ताउन करेंगे तो ये भी बरी ज़िम्मा होने वाली चीज जो है ये भी खत्म हो जाएगी। खैर, मैं बात कर रही हूँ कि सभी लोग आगे आ रहे हैं, किसी ना किसी तरह अपना किरदार अदा कर रहे हैं ताकि लोगों को मैसेज पहुंचाया जाए कि आपने अपने आप को किस तरह से महफूज रखना है। तो इन्हीं हालात में वो लोग जो कि काम कर रहे हैं, हमारे फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं, उनको भी खिराजे तहसीन एक मुनफरिद अंदाज में पेश किया गया है ताकि उनके हौसले भी बुलंद रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि टाइम टू टाइम हमारे डॉक्टर्स को, हमारे मुखैर हजरात को खिराजे तहसीन पेश कर रहे हैं, जिनका जिक्र मैं आपके साथ करना चाहूंगी। उनमें से एक हमारे मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सईद अहमद साहब हैं, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल CNW डिपार्टमेंट है, लेकिन इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत कलाम के जरिए खिराज तहसीन हमारे डॉक्टर्स को पेश किया है। तो इनसे जानेंगे कि इसका मकसद क्या था। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। सईद साहब, जैसा कि CNW डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक है, लेकिन आपने अपनी ही आवाज में एक कलाम गुनगुना के डॉक्टर्स को आपने खिराज तहसीन पेश किया, कैसे ये ख्याल आया आपको? पहले तो मैं इसकी तस्हीह कर दूं, ये कलाम मैंने गाया नहीं, लिखा जरूर है। लिखा जरूर है, ठीक है, लिखा है। तो ये सिंगर हैं खालिद बेंजामिन साहब हैं, ये टोबा टेक्सिंग में है। ठीक है। ख्याल इस तरह से आया कि पिछले दिनों ये न्यूज़ आपने भी शायद देखी होगी, WHO ने कहा कि अभी कुछ अरसे तक कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो अवेलेबल नहीं होगी और हमें इसके साथ ही जिंदगी गुजारनी है। तो जब मैं ये देखता हूँ कि बाहर जाते हैं, आप बाजारों में जाते हैं, तो लोग बेपरवाही और लापरवाही का मुजाहिरा कर रहे हैं अभी तक, बल्कि इसको मानने तक को तैयार नहीं है कि ये वबा है भी है या नहीं है। और आप भी जानते हैं कि पूरी दुनिया से अभी इसकी लपेट में है, बिल्कुल। और अभी हम सारे इससे बहुत सारे आए दिन देखते हैं कि लोग, हमारे जानने वाले, हमारे करीबी दोस्त, वो सारे इससे मुतासर हो रहे हैं। लेकिन हमारी आम आवाम अभी तक इससे वो इस हकीकत को मानने को तैयार नहीं है कि वह है भी है या नहीं है। तो फिर मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना एक मैसेज के जरिए लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि ये इसको, इस हकीकत को आप मान लें और अब भी, यानी मकसद ये था कि इसके जरिए लोगों तक एक मैसेज पहुंचाया जाए। तो इसमें मैसेज क्या छुपा है वो भी हमें जरूर बताइएगा। मैसेज आप जब गाना सुनेंगे तो सामने आ जाएगा। मैसेज तो यही है कि अभी हमने खुद को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है, और जो SOPs हुकूमत आपको गाहे बगाहे रोजाना बल्कि वो आपको बावर करवा रही है, उसको जरूर अपनाएं। अपने घर में, घर से निकलते हुए, बाजारों में काम करते हुए आप उन SOPs को रखेंगे तो आप खुद भी बचेंगे, दूसरों को भी बचाएंगे। सही। अच्छा, तो लिखने का शौक आपको कब से है? लिखने का शौक इस तरह ये कि ये कोई 2014 की बात है, जब मैं टोबा टेक्सिंग में मेरी पोस्टिंग हुई एज एक्सियन। तो ये बस इत्तेफाकन कह लीजिए कि मुझे शायरी जो है वो ऐसे अंदर से कोई डिस्कवर हो गई। तो वहाँ पे एक कोई हो रही थी, कोई NGO करवाई थी मुशायरा, तो उन्होंने मुझे ऐसे इनवाइट कर लिया कि आप भी ना कोई नज़म लेके आए। हालांकि मैं शायर वगैरह तो था नहीं, लेकिन वो ऐसे चैलेंज मैंने ले लिया। मैंने कहा अच्छा चलो मैं कोशिश करूंगा, आ जाऊंगा। तो बस वो एक नज़म ऐसी मैंने वहाँ पे पढ़ दी कि तलखियों का चलो इलाज करें,
हम उनको फिर यहाँ रिवाज करें। तो वो पॉपुलर हुई वहाँ पे, मुझे हौसला मिला, तो मैंने कहा यार ये तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। तो यूँ मैं शायर मशहूर हो गया। सही। अच्छा मुझे बताइए कि जो आपने गाना लिखा कितना वक्त इसमें लगा और फिर कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, किस किस की हाँ, इसमें कोई इतना ऐसा मुझे कोई इतना वक्त नहीं लगा। ये आपके महसूसात की बात है, आपकी फीलिंग्स है। बाज़ औक़ात तो वो 5-10 मिनट में वो सारी की सारी आप कलमबंद कर लेते हैं। तो इसमें मुझे कोई इतना ज़्यादा, मेरा नहीं ख्याल, कोई 1-1.5 दिन से ज़्यादा इस पे लगा। ठीक है। तो इस पे जो मेरे तोबा टेक सिंह से वो ग्रुप हैं, खालिद बेंजामिन और साकिब याकूब, इसके अरेंजमेंट, म्यूजिक अरेंजमेंट उनका है। तो ये उनसे मैं गाए बगाए अपने गीत गज़लें करवाता रहता हूँ। ये भी उन्हीं को फिर मैंने कहा कि आप इस पे कुछ काम करें, तो उन्होंने बहुत अच्छा बनाया इसको, दोस्तों से भी शेयर किया और उन्हें भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपके चैनल के तवज्जुह से ये लोगों और ज्यादा लोगों और जरूर जहां पर कहीं पे आवाम को पैगाम दिया जा रहा होगा हम उसको जरूर प्रमोट करेंगे, अपने नाजरीन को भी दिखाएंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप देखने वालों को? मैसेज यही है कि आवाम से मेरा कि अब भी वक्त है, अब भी समझ जाएं, इसको वबा है, बीमारी है, हकीकत है, इसको जान लें, समझ लें कि ये है हमारे साथ और इससे बचें, आप भी बचें, दूसरों को भी बचाएं और जो आपको बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं उनको अपनाएं, उन पर जरूर अमल करें। जितना आप ताउन कर सकते हैं करें, यही हमारा भी मैसेज है और यही सईद साहब ने भी अपने गाने के थ्रू मैसेज देने की कोशिश किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल सेम टाइम पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।